नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 85609096906608 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 के लिए ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का मॉक टेस्ट पेपर है। 100 एमसीक्यूज टोटल है और इसके जरिए आप रिवीजन भी कर सकते हैं और इवैल्यूएशन भी अपनी तैयारी का कर सकते हैं। पढ़ना एक अलग चीज़ होती है और टेस्ट सॉल्व करना और प्रश्नों को सही ढंग से हल कर पाना ये दूसरी बात होती है। और ये कला आपको तभी आएगी जब आप ढेर सारे मॉक टेस्ट पेपर हल करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। खासतौर पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, हालांकि मेंस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन प्री को तो ये क्लियर करवा सकता है। अगर आप कुछ नंबरों से हर बार चूक जा रहे हैं प्रीलिम्स क्लियर करने से, तो यहाँ आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट पेपर हल करने चाहिए और देखना चाहिए कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। उसके बाद उन गलतियों को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। ऐसे आप सुधार करेंगे और आपका जो प्री है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और पेड कोर्सेज अगर आपको ज्वाइन करने हैं तो यहाँ नंबर दिया है, आप संपर्क कर लीजिएगा। और जो फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है कम से कम उससे जुड़ जाइए। ये फ्री वाला है इसलिए मत जुड़िए, इसलिए जुड़िए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट पिक्स का इस समय रिवीजन करवाया जा रहा है। पहले से चल रहा है लेकिन अभी उसमें और रफ्तार आएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण आपके सामने उपलब्धि है या अपॉर्चुनिटी है, इससे आप चूकिएगा नहीं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ दिखाई दे रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। मतलब यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है और उसे आपको मैच करना है। तो लिस्ट 1 में न्यूज़पेपर्स के नाम है और लिस्ट 2 जो है उसमें फाउंडर्स और एडिटर्स जो है, मतलब दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है, उनके नाम है। तो यहाँ न्यूज़पेपर के नाम पहले देख लेते हैं। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है यानी भारतीय समाजवादी, और उसके बाद वंदे मातरम है, तलवार है और फ्री हिंदुस्तान है। तारकनाथ दास, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और मैडम बीकाजी कामा। एक बात और है कि न्यूज़पेपर जो है वो सिर्फ भारत में छपने वाले हों या भारत में ही प्रकाशित हुए हों ऐसा आवश्यक नहीं है, वो विदेशी भी हो सकते हैं, मतलब विदेश में उनका पब्लिकेशन हो सकता है। तो देखकर बताइए कौन सी मैचिंग, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, और उसी हिसाब से इसे मिलाएंगे। मतलब ये है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित और संपादित ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है। इसे अगर आप मैच करना चाहें तो श्यामजी कृष्ण वर्मा से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को मिलाएंगे। वंदे मातरम जो है ये मैडम बीकाजी कामा का है। तलवार को अगर आप देखें तो ये आमने सामने ही मैच होता है वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से। और फ्री हिंदुस्तान तब यहाँ कौन बचता है, तारकनाथ दास, यहाँ आप मिला लेंगे। तो इस प्रकार के जो लिस्ट मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ये आयोग के फेवरेट भी हैं। और इसमें ज़्यादातर खूबी ये होती है कि अगर आप 2 ऑप्शन बढ़िया चुन लेते हैं, मतलब 2 का आपको आंसर पता है, तो बाकी 2 अपने आप मैच हो जाते हैं। प्रायः ऐसा ही होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वंदे मातरम जो है ये मैडम बीकाजी कामा का है, ठीक है। और भारत में अगर देखा जाए तो वंदे मातरम एक समाचार पत्र भी था और एक मैगजीन यानी पत्रिका भी थी। जो न्यूज़पेपर था उसको प्रकाशित करने वाले या उसके जो एडिटर थे वो अरविंदो घोष थे, याद रखिएगा। और जो मैगजीन थी उसके प्रकाशक या उसके जो संपादक थे वो विपिन चंद्र पाल थे। तो यहाँ समाचार पत्र और पत्रिका का अंतर है। और ये विदेशी वाला जो है इसका आप मैडम बीकाजी कामा देख ही रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र वर्ष 1906 में प्रकाशित नहीं हुए थे? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर हैड नॉट बीन पब्लिश इन ईयर ऑफ 1906? 1905 में बंग भंग होता है, यानी बंग का पार्टीशन होता है बंगाल का, और बंगाल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। तो इससे विद्रोह की लहर पैदा हो जाती है। विरोध पहले से ही चल रहा था क्योंकि जानकारी और भनक लोगों को पहले से थी कि सरकार तोड़ने वाली, कर्जन की ये मंशा है। तो बार बार प्रयास किया जाता है कि सरकार के सामने अपनी मांग रखी जाए कि ऐसा ना हो, लेकिन अंत में अंग्रेज किसी की सुनते नहीं है और विभाजन कर देते हैं अक्टूबर में। तो अक्टूबर 1905 में पार्टीशन होता है। उसके बाद ये जो विद्रोह की आंधी है ये और ज़्यादा भड़क जाती है। अभी तक नरम पंथियों ने अपने हाथ में कमान संभाल रखी थी, लेकिन अभी क्या होता है कि जो गरम दल वाले हैं वो कहते हैं कि आपसे कुछ नहीं होने वाला, आपने हमें सिर्फ झूठी दिलासा दी है और इसका परिणाम हम सामने देख रहे हैं कि बंगाल का पार्टीशन हो चुका है। तो अब जो कमान है वो हमारे हाथ में रहेगी। तो अगले कुछ वर्षों में जो गरमपंथी दस्ता है वो पूरी तरह से कांग्रेस को अपने नियंत्रण में रखता है। तो ये बातें हैं। फिलहाल आपको ये देखना है कि कौन सा समाचार पत्र 1906 में पब्लिश नहीं हुआ है। यहाँ जो नहीं हुआ है वो हमें देखना है। तो युगांतर न्यूज़पेपर है, संध्या न्यूज़पेपर है और काल न्यूज़पेपर है। इसमें से कौन सा, देखकर बताइएगा। अच्छा, इसमें विकल्प भी जो है उसमें ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है और नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन है, ये दोनों मौजूद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होता है, इसमें से कोई नहीं। मतलब यहाँ पूछा गया था ना कि 1906 में कौन सा पब्लिश नहीं होता है, तो ये जितने हैं ये सब 1906 के ही तो हैं। मतलब बंग भंग के बाद ये एकदम आग उगलने वाले न्यूज़पेपर के तौर पे प्रकाशित होते हैं। तो यहाँ पे 1906 सभी की डेट है, इसीलिए हमने डी को चुना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स। इवेंट क्या है, ये तो समाचार पत्रों के नाम है, मतलब न्यूज़पेपर्स हैं। और किस आधार पे हमें इन्हें अरेंज करना है, तो बेस्ड ऑन ईयर ऑफ पब्लिकेशन, मतलब प्रकाशन के वर्ष के आधार पे अरेंज करना है।
तो यहाँ पे इंडिया गजट न्यूज़पेपर है, इसके अलावा मद्रास कुरियर है और बॉम्बे हेराल्ड है। पहले कौन सा प्रकाशित हुआ, बाद में कौन सा प्रकाशित हुआ, जरा देख कर बताइए। और इसे अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, पहले सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि दूसरा, पहला और तीसरा, इस हिसाब से इसे यहाँ पे अरेंज करेंगे। मतलब इंडिया गजट की अगर हम बात करें, ये पहला वाला जो देख रहे हैं 1787 का है, ये 1787 का है। मद्रास कुरियर को अगर आप देखें तो ये 1784 का है, डेट आपको पता होनी चाहिए। और बॉम्बे हेराल्ड जो है ये 1789 का है, सबसे लास्ट वाला। और इसी आधार पे हमने सी को अरेंज किया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 को देखिए। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच कराना है। यहाँ पे कांग्रेस के सेशंस के बारे में दिया हुआ है कि पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला और पांचवा वाला ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, यानी इनका वेन्यू आपको याद रखना है। तो कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब उसमें आपको 2-4 चीज़ें याद रखनी पड़ती है। एक तो उसके अध्यक्ष का नाम पता होना चाहिए, स्थान कहाँ पे वो हेल्ड किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए, और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई है उस सेशन में, या कौन सा निर्णय लिया गया, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर फिलहाल देखते हैं, सेकेंड सेशन, थर्ड सेशन ऐसे करके दिया है, मिलाना है आपको। इलाहाबाद, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई मिलाकर देखिए। और इसे अगर देखा जाए तो इसका बी वाला जो मिलान है वो सही है, मतलब कोड वर्ड के हिसाब से बी वाला परफेक्ट होता है। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सेकेंड सेशन है वो 1886 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में होती है। और जो पहला अधिवेशन है वो बंबई में आयोजित किया जाता है। पहले से तय था कि कलकत्ता में होगा, बंगाल ही क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था, तो वहीं पर इसको हेल्ड किया जाएगा। लेकिन होता यह है कि ऐन वक्त पे वहाँ महामारी फैल जाती है, परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ जाती हैं कि वहाँ ये सब आयोजित नहीं हो सकता था। तो उसके बाद वहाँ से वेन्यू को ट्रांसफर कर दिया जाता है बम्बई में, और यहाँ पर पहला वाला होता है। दूसरा वाला यहाँ अगर आप देखें, जो कांग्रेस का सेकेंड सेशन है वो 1886 में हेल्ड होता है कलकत्ता में, जहाँ पहला वाला तय था वहाँ पे ये दूसरा वाला होता है। उसके बाद जो तीसरा सत्र था, मतलब तृतीय सत्र आप कह सकते हैं, वो 1887 में हेल्ड किया जाता है, और उसका वेन्यू जो था वो मद्रास था। यहाँ अगर आप देखें तो जो थर्ड वाला सेशन है ये 1887 में, एक क्रम से चलेगा, इसमें आप डेट ऐसे भी गेस कर सकते हैं, इसमें कोई गैपिंग नहीं है। 1885 के बाद ये क्रम से, तो 1885, 86, 87 और 88 ऐसे रहेगा। तो जो तीसरा सेशन था 1887 का, उसका जो वेन्यू था वो यहाँ मद्रास ही है, ये पहले से मैच है। और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो फोर्थ सेशन था ये 1888 का है, तो इसे अगर आप देखें तो ये इलाहाबाद में, इसका जो मिलान है वो इलाहाबाद से हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पांचवा सेशन था यानी फिफ्थ सेशन था, उसे अगर आप देखें तो 1889, और इसका जो वेन्यू है वो बम्बई, ऐसे इसको मिलाएंगे। तो इसका जो मिलान है वो कौन सा सही होगा, इसमें से अगर देखा जाए तो बी वाला परफेक्ट होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कुछ घटनाएं या कुछ यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि विंस्टन चर्चिल जो है वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, और बर्मा को भारत से सेपरेट कर दिया जाता है। बर्मा यानी तत्कालीन उसका नाम ये था, और वर्तमान में इसे म्यांमार कहा जाता है। तो बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्टैब्लिशमेंट होती है। तो आप ये बताइए कि कौन सा पहले इसमें से हुआ था और कौन सा बाद में हुआ था, इसे देख लीजिए, और इसमें आपको ऑर्डर अरेंज करना है। आजकल डेट नहीं पूछी जाती, डेट बहुत रेयर पूछी जाती है, ऐसे ही अरेंजमेंट करने के लिए आ जाता है, तो इसमें आप थोड़ा सा गेस वर्क लगा सकते हैं। और इसे अगर देखा जाए तो इसका बी वाला सही है, मतलब दूसरा, तीसरा, पहला इसका क्रम सही होगा, उसी हिसाब से इसको व्यवस्थित करेंगे। तो बर्मा का भारत से पृथक्करण, आप जानते हैं कि जो 1935 का GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है, उसी के सहारे इसको अलग किया जाता है, मतलब इसमें ये प्रावधान दिखाई देता है। तो 1935 का बर्मा का भारत से पृथक्करण होता है 1935। उसके बाद आप देखें कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है 1939 में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। हरिपुरा अधिवेशन होता है, उसमें 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने जाते हैं प्रचंड बहुमत के साथ। उसके बाद 1939 में गांधी जी अपना एक उम्मीदवार यहाँ उतार देते हैं, और उनका नाम रहता है पट्टाभी सीतारमैया। और गांधी जी को पूरी अपेक्षा रहती है कि ये तो जीत ही जाएंगे, क्योंकि इनके नाम, मतलब इनके माथे पर मेरा टैग लगा हुआ है, मेरा नाम लगा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पट्टाभी सीतारमैया का जो व्यक्तित्व था वो इतना उजला और इतना सर्वोच्च नहीं था कि वो नेताजी के सामने टिक पाते। गांधी जी की बात और थी, तो इनका व्यक्तित्व तो भारी पड़ता है और ये फिर से जीत जाते हैं, फिर से इन्हें बहुमत प्राप्त होता है। तो ये त्रिपुरी में हेल्ड किया गया था, जो कांग्रेस का 1939 का सेशन, ठीक है। और उसमें फिर से एक बार इन्हें विजय प्राप्त होती है। तो गांधी जी कहते हैं कि मेरी हार है, सीतारमैया की हार नहीं है। उसके बाद इनके बीच में मतभेद आते हैं और वहां से इनका रास्ता अलग हो जाता है। तो कांग्रेस से अलग होकर ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसकी स्थापना करते हैं, कुल मिलाकर 1939। और ये जो विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन होता है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, ये जो डेट है ये 1940 की है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बर्मा का भारत से पृथक्करण ये सबसे पहले होता है, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है, और उसके बाद सबसे लास्ट में विंस्टन चर्चिल इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ये वाला काम होता है। तो इसका बी वाला सही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर कुछ वायसरायों के नाम दे रखे हैं
और उनके समय में क्या चीज़ें होती हैं वो दी हुई हैं। इसमें से सही कौन सा है ये आपको देखना है। तो देखिए इसमें लॉर्ड माउंटबेटन का नाम दिया है और उसके समय में क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स है क्या, तो ये ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। उसके बाद लॉर्ड वेवेल को आप देखिए तो प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन 1946। इसके बाद लॉर्ड विलिंगटन को आप देखिए तो इसमें कहा गया है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है, सही की तलाश करनी। और इसे अगर आप देखें तो इसके पहले दूसरे वाले तो एकदम सही है, मतलब लॉर्ड माउंटबेटन का सही है और बेवेल का सही है, लेकिन विलिंगटन के समय में पहला आम चुनाव कहाँ से हो जाएगा। आम चुनाव की जो तारीख है वो 1936-37 वाली है, तो उस समय किसका कार्यकाल था, लिलितगो का था। ये सबसे लंबे समय तक वायसराय रहा भी है, ये भी बात है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी यही था, मतलब गांधी जी इसकी नाक में इतना दम करते हैं कि ये कहता है कि गांधी जी के जो अभियान है वो राजनैतिक फिरौती है, मतलब ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, विलिंगटन यहाँ पर नहीं होगा, लिलितगो होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ी सी खराबी है, यहाँ पर आपको ऑड चुनना है, वो भी शासनकाल के आधार पे, मतलब इसमें गैप नहीं होना चाहिए, ये सीक्वेंस से होने चाहिए जितने भी हैं, एक के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, ये वाला सीक्वेंस हमें देखना था। और इसमें जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही है। आप देख रहे हैं इसमें लॉर्ड मिंटो सेकंड है, उसके अलावा लॉर्ड हार्डिंग सेकंड है, इसके अलावा लॉर्ड चेम्सफोर्ड है और लास्ट में लॉर्ड रीडिंग है। अब इनका जो कार्यकाल है, अगर आप देखिए ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, इसका उत्तर कोई भी ठीक नहीं है। इसमें लॉर्ड मिंटो सेकंड जो है उसका कार्यकाल 1905 से स्टार्ट होता है। कर्जन जो है वो 1905 में बंगाल का विभाजन करके भाग जाता है, मतलब यहाँ से रवाना हो जाता है। उसके बाद जो अगला वाला यहाँ गवर्नर जनरल आता है, उसे अगर देखा जाए मतलब वायसराय, वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। और मरले मिंटो सुधार आप देखते हैं तो 1905 से लेकर 1910 तक इसका समय है। 1910 में फिर से एक बार यहाँ सत्ता परिवर्तन इनका होता है और इसमें हार्डिंग सेकंड जो है वो आता है, और इसी के समय में 1911 का जो दिल्ली दरबार है वो आयोजित किया जाता है। तो 1910 से लेकर 1916 तक ये रहता है। इसके समय में जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द किया जाता है, बिहार राज्य की अलग से स्थापना होती है, ये सब काम होता है। इसके बाद चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल है वो 1916 से स्टार्ट होता है और 1921 तक चलता है। चेम्सफोर्ड के समय में 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो आता है, और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जलियांवाला वगैरह। और उसके बाद रीडिंग को आप देखें तो 1921 से इसका कार्यकाल शुरू होता है। असहयोग का दौर चल ही रहा था, खिलाफत का चल ही रहा था पहले से ही, तो लॉर्ड रीडिंग का समय यही है और 1926 तक ये चलता है। तो क्रम इनका एक लगातार ही है, इसमें ऑड कुछ भी नहीं है, और इसीलिए ये प्रश्न जो है यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, जानकारी रखिए इसकी बस। इसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह है, जलियांवाला बाग मैस्कर है, और इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ सैंडलर कमीशन। तो इसमें खेड़ा सत्याग्रह की तारीख आपको पता होनी चाहिए और बाकी दोनों की भी पता होनी चाहिए। तो बताइए पहले कौन सा और बाद में कौन सा। तो जलियांवाला बाग की तो तारीख जगजाहिर है, इसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन इन दोनों की तारीख में जरा डिसाइड करिए कि कौन सा पहले हुआ था और कौन सा बाद में हुआ था। और इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो सी वाला है वो सही होता है। सी का मतलब यह है कि तीसरा, पहला और दूसरा, इस क्रम में इसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले सैंडलर आयोग की नियुक्ति होती है, और नियुक्ति कब होती है, 1917 में होती है। सैंडलर कमीशन की जो डेट है वो 1917 है। ठीक, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह का नंबर आता है, तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 का है, ये आप जानते ही हैं। और 1919 में ये जो यहाँ विभत्स नरसंहार हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसकी डेट हम लोग देखते हैं। ये इसका क्रम है, तो 1917, 18, 19 एक क्रम से ही चल रहा है। सैंडलर, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद जलियांवाला। तो इसमें जो क्रम है वो कौन सा सही है, इसका सी वाला हो जाएगा, तीसरा, पहला और दूसरा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू द रीजन ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। मतलब इसमें से वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से कौन सा संबंधित नहीं है। गवर्नर जनरल और वायसरायों के ऊपर जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें यही पूछा जाता है कि इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं में से इसमें से कौन सा नहीं है अथवा है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो इसमें आपको देखकर बताना है कि कौन सा इसमें से संबंधित नहीं है। तो फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, या सेकंड मैसूर वार, पिट्स इंडिया एक्ट और थर्ड मैसूर वार, इसमें से कौन सा होगा जो कि इसके शासनकाल से जुड़ा हुआ नहीं है। और इसे अगर आप देखें तो इसका डी वाला हो जाएगा, थर्ड मैसूर वार। ये वॉरेन हेस्टिंग्स के समय से जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी तीनों इसी के समय में आते हैं, मतलब होते हैं ये घटनाएं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में होती है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये स्टैब्लिश होती है 1784 में। सेकेंड जो मैसूर वार है वो 1780 से चलता है और ये 4 वर्ष का रहता है, 84 तक, 1784 तक। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट को आप जानते ही हैं 1784 का है। लेकिन आप तीसरे मैसूर युद्ध को आप देखें तो ये 1790 से शुरू होता है और 92 तक खिंच जाता है। तो ये कार्नवालिस का समय, लॉर्ड कार्नवालिस का समय है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम नहीं है। तो इसीलिए हम डी को चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो पूरा यहाँ टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट है, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत सारे प्रश्न आपको दिखाई देंगे। तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह यानी वेल्लोर म्यूटनी, इसके बाद सहायक संधि प्रणाली यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम,
और स्ट्राइफ स्ट्राइप विद पिंडारीज। पिंडारीज जो थे वो एक प्रकार की जनजाति जैसे थे, बड़े जुझारू होते थे, इनका दस्ता होता था और ये बड़े आक्रामक लुटेरे होते थे। देशभक्ति से इनका संबंध तो नहीं था, लेकिन जातीय एकता इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए अंग्रेजों को इन्होंने अच्छा खासा परेशान किया था, तो हमारे लिए ये पूज्य ही हैं। अब इसमें देखिए अरेंज द फॉलोइंग इवेंट, अरेंज करके देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि इसमें अरेंज करिएगा अगर, तो जो दूसरा पहला तीसरा है वो सही होगा। मतलब वेल्लोर का सिपाही विद्रोह अगर आप देखें तो ये 1806 का, इसकी डेट क्या है 1806 है। सहायक संधि प्रणाली शुरू होती है 1798 में, मतलब वेलेजली के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। हालांकि इसका प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसियों ने किया था, मतलब उनका गवर्नर था डुप्ले, उसके द्वारा किया गया था, लेकिन सफल प्रयोग की बात हो रही है। और पिंडारियों का दमन किया जाता है, तो वो डेट जो है वो 1817-18 की है, मतलब ये दोनों वर्ष लग जाते हैं इन्हें दबाने के लिए। ये हमने देखा, तो इसका जो सही क्रम इसमें है वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। बी वाले को चुनते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर ईयर दिया है और प्रेसिडेंट के नाम दिए हुए हैं, तो 1897, 1898, 99 और 1900। आनंद मोहन बोस, शंकरन नायर, जी शंकरन नायर, और उसके बाद NG चंदावरकर और रमेश चंद्र दत्त। इसमें से कौन सा किससे मिलेगा ये बताइए। और इसे अगर आप देखें तो इसका ए वाला सही है, मतलब दूसरा पहला चौथा तीसरा उसी हिसाब से इसे मिला लेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 1897 ये वाला जो है ये सी शंकरन नायर का हो जाएगा। 1898 की अगर बात करें तो आनंद मोहन बोस, 1899 रमेश चंद्र दत्त और 1900 चंदावरकर। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 12। इसमें पूछा जा रहा है कि व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन विद रणजीत सिंह, और उसके साथ ये भी पूछा गया है कि द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय, मतलब ये किसके कौन से वायसराय के शासनकाल के दौरान होती है। संधि की तारीख पूछी गई है और उसके बाद किसके शासनकाल में होती है वो आपको बताना है। तो नीचे कुछ विकल्प दिए हैं, उसमें से चुनिए। और इसे अगर आप देखें तो इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि इसमें से कोई नहीं। यहां अगर देखा जाए तो जो डेट है और वायसराय का नाम है दोनों मिलना चाहिए। आप यहाँ पे मिनटों को देखकर खुश हो रहे हैं, लेकिन डेट भी ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होता है, दोनों एक साथ मैच करना चाहिए ना। लॉर्ड मिंटो प्रथम का समय था ये, ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम का समय था, लेकिन जो डेट है अमृतसर की संधि की वो 1809 है, और यहाँ क्या दिया है 1804 दिया है, तो इसमें से कोई भी सही नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 को देखिए। यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो म्यूटनी ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री, और उसकी डेट दी हुई है 1844। इसके बाद जो 22वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसकी डेट दी है 1849, और 66वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसकी अगर हम तारीख देखें तो 1850 दी। अब इसमें आप देखकर बताइए गलत कौन सा है। सेनाओं के विद्रोह भी हुआ करते थे, और इसे अगर आप देखें तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, जितने दिए हैं वो सब सही है, तो इनकी डेट आप अच्छे से देख लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो 1831 में कोल विद्रोह शुरू हुआ था। रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम, ये सब कोल विद्रोह से जुड़े हुए क्षेत्र थे। निरंगा फीदू कोल विद्रोह के एक महत्वपूर्ण नेता थे। इस प्रकार से 3 स्टेटमेंट ये कोल विद्रोह के बारे में दिए हुए हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो कोल रिवॉल्ट था या कोल म्यूटनी थी, इसके बारे में सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 को आप देख रहे हैं, सभी सही नहीं हो सकते, कोई एक गलत होगा या इसमें से कोई भी जो है वो सही नहीं माना जाएगा। तो आप देख कर बताइए। और इसे अगर देखा जाए, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि पहला और दूसरा तो इसमें सही है, ए को आप पहले निशान लगा लीजिए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो दूसरा वाला दिया है निरंगा फीदू, ये वाला गलत है। आप जानते हैं कि इसके लीडर का नाम क्या था, बुद्धू भगत या बुद्धो भगत था, तो यहाँ निरंगा फीदू कहाँ से आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बाकी जो ऊपर वाले हैं वो सही हैं, तो उन्हें आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे फिर से विद्रोह की और जो बगावत है उसकी बात हो रही है। तो जो 47वीं नेटिव इन्फेंट्री की यूनिट थी उसकी बगावत या उसका विद्रोह, ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह, और 37वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसका विद्रोह। अब आप ये बताइए कि इनका जो क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट है वो इसमें से कौन सा परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 को आप देख रहे हैं, और इसे अगर आप देखें तो जो 47वीं नेटिव इन्फेंट्री है इसका जो विद्रोह है उसकी डेट 1824 की है, ठीक है। वैसे ही आप देखिए ग्रेनेडियर वाला तो वो 1825 का है, इसके जस्ट बाद। और इसके बाद आप देखेंगे 37वां जो नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह है वो 1852 का है, मतलब काफ़ी बाद में होता है। तो क्रम इसका आप समझ रहे हैं कौन सा होगा, ए वाला हो जाएगा। ये पहले से व्यवस्थित था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में हुई थी, ये बताया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, मतलब जिस सेशन में इसको पास किया गया था या इसे लॉन्च किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ देख लीजिए,
ये राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में होती है और उस सेशन में जिसमें इसको लॉन्च किया जाता है उसका अध्यक्ष कौन रहता है? 2 व्यक्तियों के नाम यहाँ चुनने हैं आपको। नीचे कुछ नाम दिए हैं जैसे कि वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, या वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस, अथवा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो इसे अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 16वें को आप देख रहे हैं, इसमें जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों लोग जो युवा विचारधारा वाले थे वो इससे जुड़े हुए थे। दोनों के विचार काफी हद तक मेल खाते थे, लेकिन यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थोड़े से उग्र प्रवृत्ति के थे। मतलब वो हिंसा वाली जो चीजें होती थी उसमें विश्वास करते थे, हालांकि बुद्धि की उनके पास कोई कमी नहीं थी, योग्य व्यक्ति थे। और नेहरू जी भी उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन नेहरू जी गांधी जी की ओर ज्यादा झुके हुए थे। हालांकि उनके स्वतंत्र विचार थे, लेकिन गांधी जी की वो ज्यादा सुनते थे, और इसी के चलते नेताजी से वो किनारा कस लेते हैं बाद में। तो ये चीजें हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े देशभक्त और कट्टर राष्ट्रवादी थे, और ऐसे राष्ट्रवादी की वर्तमान में राष्ट्र को जरूरत है। तो इसमें अगर देखा जाए तो डी वाला जो है वो सही होगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई तो उसके अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू, और 1938 का अधिवेशन आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं ये हरिपुरा अधिवेशन है। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? नेताजी करेंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? तो राष्ट्रगुप्तार समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी का संपादन इसको मिलता है। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर है, इसको देवेंद्रनाथ टैगोर संपादित करते हैं। सोम प्रकाश न्यूज़पेपर को दयाल सिंह मंजीठिया के द्वारा संपादित किया जाता है, और इंडियन स्टेट्समैन न्यूज़पेपर जो है इसको रॉबर्ट नाइट के द्वारा संपादित किया जाता है। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो आपको चूज करना है। पूरा प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए। और इसका सी हो जाएगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दयाल सिंह मंजीठिया इसमें कहां से घुस जाएंगे? सोम प्रकाश समाचार पत्र जो है ये द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा संपादित किया जाता है। नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, द्वारकानाथ विद्याभूषण, वो इसके संपादक और प्रकाशक थे। ये हमने देखा। सी वाले को चुनते हैं और 18वें प्रश्न को देखते हैं। अरेंज दीज फैक्ट्रीज सेटअप बाय द डच इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। डचों के द्वारा जो फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती हैं उनका आपको यहाँ पे ऑर्डर अरेंज करना है कि पहले कौन सी स्थापित होती है, बाद में कौन सी। तो नीचे कुछ स्थानों के नाम दिए हैं जहाँ पे ये फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होती है। चिंसुरा है, सूरत है, बिमली पत्तनम है और कराईकल है। आप बताइए पहली कौन सी थी और बाद वाली कौन सी थी? और इसे अगर देखा जाए तो इसका बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। मतलब सूरत में जो एस्टेब्लिश होता है वो 1616 का है। ठीक है, यहाँ जो डेट है इसे मिटा कर देख लीजिए। सूरत वाला जो है वो 1616 का है। और बिमली पत्तनम का अगर आप देखेंगे, अच्छा नाम है, मसूली पत्तनम से मिलता जुलता है, तो 1641। तटवर्ती जो क्षेत्र होते थे उनको पत्तनम कहा जाता था। कराईकल को, ये साउथ की लैंग्वेज है, कराईकल को आप देखें तो 1645, और चिंसुरा को अगर आप देखें तो 1653। सबसे लास्ट में यही होती है। तो ये इसका क्रम है, और इसमें अगर देखा जाए तो जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होता है, पहला वाला सबसे बाद में। आगे बढ़ते हैं, इसका बी सही था। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो मैडम HP ब्लावस्की एंड कर्नल जॉर्ज फॉस्टर अलकार्ट हैड फाउंडेड द, यहाँ पे अलकार्ट का नाम नहीं दिया है, जॉर्ज फॉस्टर का नाम दिया है। ठीक है, तो मैडम ब्लावस्की और जॉर्ज फॉस्टर, इन्होंने 1875 में न्यूयॉर्क शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। डेट आप देख लीजिए, वेन्यू देख लीजिए, और जिन लोगों ने स्थापित किया है उसके नाम देख लीजिए। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि द हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी हैज बीन शिफ्टेड टू अडयार इन 1884। 1884 में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय था या हेडक्वार्टर था उसको भारत में शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब मद्रास के पास अडयार नाम के स्थान पे। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? इसमें आप देख लीजिए। और यहां अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें से कुछ भी सही नहीं, जितने हैं वो सब के सब गलत हैं। यहां पर मैडम ब्लावस्की तो ठीक है, लेकिन जो कर्नल अलकार्ट का नाम है वो यहां ना देकर जॉर्ज फॉस्टर का नाम दे दिया है, तो इसलिए ये गलत है। मतलब मैडम HP ब्लावस्की और कर्नल MS अलकार्ट इनका नाम था। 1875 में न्यूयॉर्क शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसको स्टैब्लिश किया जाता है, और 1882 में, 1884 नहीं, 1882 में ये भारत शिफ्ट हो जाती है। और उस समय मद्रास से बाहर का क्षेत्र हुआ करता था अडयार, वहां पे इसे स्थानांतरित कर दिया जाता है, और वहीं से फिर एनी बेसेंट अपना काम करती है। इसके बाद 20वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। सेंट्रल हिंदू स्कूल वर्तमान में कहा जाता है। इसकी 2 ब्रांचेज हैं, एक बॉयज की हैं और एक गर्ल्स की हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1898 में बनारस में सेंट्रल बनारस हिंदू कॉलेज के नाम से की गई, और उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1916 में स्थापित किया गया था। इस प्रकार से ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। इसमें से जो रॉन्ग है या गलत इंफॉर्मेशन है वो आपको चुननी है। देख लीजिए और बताइए। तो देखिए, इसका अगर जो इसमें से इनकरेक्ट है उसे चुने तो पहला और दूसरा हो जाएगा। पहला और दूसरा जो है वो इसमें से गलत है। एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, या सेंट्रल हिंदू स्कूल भी उसको कहा जाता है,
मतलब वहाँ पे 6वीं से लेकर 12वीं तक का जो पूरा पढ़ाई का क्रम है वो चलता है। और उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर बात करें तो वो 1898 में, यहाँ जो आप डेट देख रहे हैं यहाँ पे कहा गया है 1898 में, यहाँ आप देख सकते हैं बनारस में सेंट्रल बनारस हिंदू कॉलेज के नाम से नहीं बल्कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से स्थापित हुआ। यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, देखिए एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की गई और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो 1898 का स्वरूप था उसमें इसे बनारस सेंट्रल हिंदू या सेंट्रल बनारस हिंदू कॉलेज कहा जाता था। हालांकि दोनों मिलते जुलते आपस में थे, बाद में मदन मोहन मालवीय जो है वो एक विश्वविद्यालय बना देते हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई, ये वाली बात सही है। ये सिर्फ तीसरा वाला इसका सही है, दूसरा पहला और दूसरा इसमें गलत है, इसलिए हम ए का चुनाव करते हैं। जो तीसरी इन्फॉर्मेशन है वो परफेक्ट है, लेकिन ये दोनों जो है यहाँ पे गलत है। गलत क्यों है वो आपने देखा। इसके बाद 21वीं को देखिए, सही विकल्प का यहाँ आपको चयन करना है। तो सिंह सभा आंदोलन 1873 में अमृतसर में स्टार्ट होता है और अकाली आंदोलन को गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद ये कहा गया कि सिख गुरुद्वारा एक्ट ये 1922 में पारित किया गया यानी पास किया गया और सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में अमेंड किया गया यानी उसमें संशोधन किया गया। तो आप देखकर बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। सभी सही हो सकते हैं, कोई इसमें से सही नहीं हो सकता है या कुछ सही हो सकते हैं। और इसे अगर आप देखें तो इसका डी वाला हो जाएगा। इसमें ये पूछा गया है ना कि सही कौन सा है, तो इसमें हम डी को चुनते हैं, ऑल ऑफ दीज। मतलब यहाँ अगर आप देखें सिंह सभा आंदोलन तो 1873 में ये अमृतसर में प्रारंभ होता है। अकाली आंदोलन को गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी कहा जाता है और 1922 में ये जो सिख गुरुद्वारा एक्ट है इसको स्थापित किया जाता है। बाद में 1925 में इसको संशोधित किया जाता है और जब संशोधन होता है तो इस अधिनियम के तहत गुरुद्वारों का प्रबंधन जो है वो सिखों की जो शीर्ष संस्था है मतलब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसको सौंप दिया जाता है। ये सब काम है, तो इसका डी हो जाएगा, सभी सही है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना 1851 में की गई थी, यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद आप देखिए कहा गया कि द पारसी रिफॉर्म मूवमेंट हैड नौरोजी फरदोन जी, यहाँ आप देख रहे हैं नौरोजी फरदोन जी, दादा भाई नौरोजी, इसके अलावा के.आर. कामा और रास बिहारी घोष, ये लोग इसमें इंपॉर्टेंट या मेन लीडर के तौर पे सामने आते हैं। मतलब जो पारसी रिफॉर्म मूवमेंट था उसमें जो शामिल होने वाले या उसको लीड करने वाले नेता हैं उनके नाम दिए हैं, याद रखिएगा, इनके नाम ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ रहनुमाई मजदयासन सभा टू द पारसीज अ मैगजीन संवाद कौमुदी वाज स्टार्टेड। आपको सब कुछ इसमें जितने भी स्टेटमेंट है वो बेसिर पैर के लग रहे होंगे, तो वो है भी। आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है, गलत चुनना है इसीलिए। और इसे अगर देखा जाए तो इसका जो दूसरा और तीसरा है वो दोनों गलत हैं, साफ साफ देख कर ही लग रहा है इसमें दोनों ही गलत हैं। सिर्फ पहला वाला सही है, रहनुमाई मजदयासन की जो एस्टेब्लिशमेंट की डेट है वो 1851 है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें जो पारसी सुधार आंदोलन इसके जरिए चलाया जाता है तो नौरोजी फरदोन जी, इसके अलावा दादा भाई नौरोजी, के.आर. कामा और एस.एस. बंगाली, ये लोग इसमें शामिल थे। इसमें बिपिन चंद्रपाल या रास बिहारी घोष कहाँ से घुस जाएंगे, तो इसलिए ये जो दूसरा वाला है ये गलत हो गया। रास बिहारी घोष का इसमें कोई काम नहीं। और रहनुमाई मजदयासन सभा ये संवाद कौमुदी इसकी कोई पत्रिका नहीं थी, रश्क गुफ्तार को शुरू किया गया था, जग जाहिर बात है। तो इसमें चूंकि हमें गलत ही चाहिए था इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत सहारनपुर जिले में 1866 में की गई थी और सैयद अहमद खां 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने थे। राशिद अहमद गंगोही या रशीद अहमद गंगोही जो थे उन्होंने तहजीब उल अखलाक नाम का जो मैगजीन है या समाचार पत्र है उसको प्रकाशित किया था। तो आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। और इसे अगर देखा जाए तो इसका जो ए वाला है वो सही होता है। ए का मतलब यह है कि पहला दूसरा तो सही है, इसमें सही चुनना था, लेकिन जो लास्ट वाला है वो गलत है। ये जो तहजीब उल अखलाक नाम की मैगजीन है इसको पब्लिश करने वाले व्यक्ति ये राशिद अहमद गंगोही नहीं थे बल्कि सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, नाम याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान। तो ये वाला अकेले गलत है और सही इसका आंसर होगा ए वाला। इसके बाद 24 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। बंग भाषा प्रकाशक सभा, ये जो है इसको फॉर्म किया जाता है 1836 में और इसमें एसोसिएट करने वाले जो व्यक्ति थे वो राजा राममोहन राय थे। इसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी को जमींदार एसोसिएशन या जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है। द जमींदारी एसोसिएशन हैड एस्टैब्लिश्ड इन 1838 बाय देवेंद्रनाथ टैगोर इन बंगाल। जमींदारों ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए इस एसोसिएशन को एस्टैब्लिश किया था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं गलत विकल्प का आपको चयन करना है, इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी। और 24 को अगर आप देखें तो इसका सी वाला हो जाएगा। गलत हमें चुनना था, तो दूसरा और तीसरा इसमें गलत है। पहला सही है, दूसरा तीसरा इसमें गलत क्यों हुआ, तो गलत इसलिए है क्योंकि जमींदारी एसोसिएशन जो है इसको लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से अधिक जाना जाता था। मतलब यहां उल्टा दिया हुआ है, जमींदारी एसोसिएशन को लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से अधिक जाना जाता था। इसका जो प्रचलित नाम था वो लैंड होल्डर सोसाइटी था, आपने भी वही देखा होगा। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है पहला वाला सही है तो उसको छोड़ देते हैं।
जो थर्ड स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। तो जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 में बंगाल में देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं बल्कि द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इसके जो फाउंडर है उनका नाम द्वारकानाथ टैगोर था, और बाकी जो डेट और वेन्यू है वो सही है। तो इस प्रकार से इसमें जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितनी माइनर मिस्टेक होती है और उतने से प्रश्न गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है, करेक्ट ऑप्शन। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसको एस्टैब्लिश किया जाता है या फाउंडेड किया जाता है 1845 में, यानी 1845 में। और इन 1851 बोथ द लंदन रॉयल सोसाइटी एंड द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वर मर्ज इनटू द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। मतलब दो जो पार्टीज हैं उनका यहाँ मर्जर हो जाता है इस बड़ी वाली में, मतलब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में। तो इसमें से सही कौन सा है? और इसे अगर आप देखें तो इसमें कुछ भी सही नहीं है, सही पूछा जा रहा है और दोनों गलत हैं। तो इसीलिए हम डी का चयन करते हैं, नॉन ऑफ दीज, कोई भी इसमें से सही नहीं है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये 1845 में नहीं बल्कि 1843 में होती है, 1843 में। और लैंड होल्डर्स, माफ कीजिएगा, ये जो पूरा इसमें देख रहे हैं आप, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, पीछे आपने लैंड होल्डर्स एसोसिएशन देखा है ना, तो लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों आपस में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में विलय हो जाती है। यहाँ पर लंदन रॉयल सोसाइटी दे दिया है, तो इसीलिए ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही, इसमें से सही नहीं होगा, और इस कारणवश हम लोग डी को चुनेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 में ये कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दादा भाई नौरोजी हैज एस्टैब्लिश्ड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1866 इन लंदन, और लाल मोहन घोष हैज एस्टैब्लिश्ड द इंडियन लीग इन 1875। ये अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट और जो अध्यक्ष हैं उनके नाम दे रखे हैं। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में 2 स्टेटमेंट है और एक जो है वो इंडियन लीग के बारे में है। आपको इसमें से सही का चुनाव करना है, और इसे अगर आप देख रहे हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तीसरा वाला जो है यही गलत है। शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी, इसमें लाल मोहन घोष कहाँ से आ जाएंगे? तो इसीलिए तीसरा वाला गलत है, लेकिन हमें चाहिए था सही, तो पहला दूसरा सही है और हमने ए का चुनाव किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि इट इज आल्सो नोन एज इंडियन नेशनल एसोसिएशन, यानी इसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। और इट हैड टेकन द प्लेस ऑफ इंडियन लीग, इसने इंडियन लीग नाम का जो पहले से संगठन था उसका स्थान ले लिया। इट वॉज फाउंडेड इन 1876, स्थापना होती है 1876 में। और द्वारकानाथ टैगोर एंड आनंद मोहन बोस वॉज द मेन लीडर ऑफ इट, मतलब द्वारकानाथ टैगोर और आनंद मोहन बोस इसके मुख्य नेता के तौर पर जाने जाते थे। यहाँ पर बात हो रही है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की। तो बताइए इसमें से सही कौन सा है? प्रश्न पूरा आप देख रहे हैं, देखिए इसके 3 ऊपर वाले तो सही है, इसमें सही चुनना था, तो पहला दूसरा और तीसरा तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है इसके मेन लीडर्स के नाम, उसी में गड़बड़ी है। फिलहाल इसमें से हम ए वाले विकल्प का चयन करते हैं, जिसमें कहा गया है कि पहला दूसरा तीसरा सही है। इसमें जो मुख्य नेता थे उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम आता है और आनंद मोहन बोस का नाम आता है। 1876 में ये स्टैब्लिश होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में केटी तैलंग ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा जो है ये फाउंडेड की जाती है 1867 में केटी तैलंग के द्वारा। और द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज स्टार्टेड बाय बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं महादेव गोविंद रानाडे इन 1885। अर्थात बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की शुरुआत बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और महादेव गोविंद रानाडे ने 1885 में की थी। आप ये बताइए कि इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? और इसे अगर आप देखें तो इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही गलत हैं, इसमें कुछ भी सही नहीं। और जब सही नहीं है तो इसीलिए हम सी का चुनाव करते हैं। दोनों गलत क्यों हो गए? गलत इसलिए हो गया क्योंकि पूना सार्वजनिक सभा जो है ये 1867 में स्टैब्लिश होती है और इसके जो फाउंडर हैं वो महादेव गोविंद रानाडे यानी MG रानाडे है, और यहाँ नाम दिया है केटी तैलंग का, इसीलिए ये गलत है। और सेकंड वाला इसलिए गलत है क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बदरुद्दीन तैयबजी, यहाँ नाम मिला लीजिएगा, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग। महादेव गोविंद रानाडे को यहाँ होना चाहिए था और तैलंग को यहाँ होना चाहिए था। नाम की अदला बदली हो गई है और इसीलिए दोनों स्टेटमेंट जो है वो चौपट हो गए। तो हम सी को चुनते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा। When was the मद्रास महाजन सभा फाउंडेड? मद्रास महाजन सभा को कब स्थापित किया गया? Which of the following leader is not related to establishment of मद्रास महाजन सभा? मतलब उसके एस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन लोग शामिल थे उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो उसमें से जो नहीं रहेगा वो आपको चुनना है। मतलब इसकी एस्टेब्लिशमेंट की तारीख बताइए और इससे संबंधित जो नेता न हो उसका नाम बताइए। नीचे विकल्प दिया है 1884, उसके अलावा सुब्रमण्यम अय्यर का नाम दिया है और वी राघवाचारी का नाम दिया है 1886 के साथ। GS अय्यर है और 1884 है, P आनंद चार्लू हैं और 1886 है। इसमें से कौन सा पेयर सही होगा?
और क्वेश्चन नंबर 29 को अगर आप देखें तो इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि 1884 वाली जो डेट है उसमें इसको स्टैब्लिश किया जाता है। और जीएस अय्यर जो हैं, मतलब जी सुब्रमण्यम अय्यर इन्हें कहा जाता था, ये यहाँ पर इसकी स्थापना से संबंधित नहीं है। बाकी जो इसमें नाम आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी है इसमें बाकी जो नाम आपको दिख रहे हैं वो मद्रास महाजन सभा की स्थापना से जुड़े हुए हैं, तो उनके नाम भी आप देख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो अरेंज करना है। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन है और पूना सार्वजनिक सभा है। इस प्रकार से ये संस्थाओं के नाम दे रखे हैं। पहले कौन सी स्टैब्लिश होती है, बाद में कौन सी स्टैब्लिश होती है, वो आपको देखनी। तो इसको अगर आप देखें तो इसका जो अरेंजमेंट है वो ए वाला सही होता है। डेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ए वाला जो है वो सही है। और कैसे सही है, तो आप देखिए कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो 1843 की है, 1843, ठीक है। फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को अगर आप देखें तो इसकी जो डेट है वो 1851 की है, सभी 1800 वाले हो गए। ये 1851 का हो गया। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या इंडियन नेशनल एसोसिएशन जिसको कहा जाता था, नाम एक ही है, याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसकी जो डेट है वो 1876 की। और पूना सार्वजनिक सभा को अगर आप देखें तो ये 1867 का है और इसी आधार पे हमने अरेंज किया है, तो इसका जो ए वाला है वो सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा। अरेंज द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द ईयर, मतलब वर्षों के आधार पे, जो इनके आयोजित होने का वर्ष है उसके आधार पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो कांग्रेस के सेशन है इनको अरेंज करना है। मतलब सबसे ज्यादा वाला सबसे पहले रहेगा, यानी जो सबसे आगे की तारीख रहेगी वो सबसे पहले रहेगी, और उसके बाद जो सबसे बाद वाली रहेगी वो सबसे पीछे रहेगी। तो यहाँ बांकीपुर है, बांकीपुर के जो अध्यक्ष थे, मतलब अध्यक्ष का नाम साथ में इसलिए दे रखा है क्योंकि आप ये भी जानिए कि कहाँ पर उसका वेन्यू था और कौन से अध्यक्ष थे। तो बांकीपुर अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था उसकी अध्यक्षता आप अगर देखें तो रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर के द्वारा की गई थी। मद्रास वाला जो सेशन था उसमें भूपेंद्र नाथ बसु के द्वारा उसको यहाँ पे उसके प्रेसिडेंट के तौर पे ये मौजूद थे। और बॉम्बे वाला जो सेशन था उसमें सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे वो इसको लीड कर रहे थे। आप ये बताइए कि इसमें से अरेंजमेंट कौन सा सही होगा। 31 को आप देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसका बी हो जाएगा, मतलब तीसरा, दूसरा और पहला, तीसरा, दूसरा और पहला, और इसी हिसाब से ऐसे अरेंज कर लेंगे। मतलब बांकीपुर पटना में ये स्थित स्थान है, यहाँ पे रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर के द्वारा इसको लीड किया जाता है और ये 1912 का है। 1912 में ये आयोजित होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो मद्रास वाला है ये 1914 में स्थापित होता है या आयोजित होता है, भूपेंद्र नाथ बसु इसकी अध्यक्षता करते हैं। और बंबई वाला 1915 का है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के द्वारा इसको अध्यक्षता इसकी की जाती है। ये हमने देखा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 32वें प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में आपको अरेंज करना है। तो कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट के द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या को कम कर दिया जाता है। कार्यकाल गोपनीयता कानून के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाता है, मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस वाज कर्ब्ड बाय ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। और उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं कि द इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारतीय परिषद अधिनियम जो है इसको राष्ट्रवादियों ने यह कहकर आलोचना की कि यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहा है। मतलब इसको क्रिटिसाइज किया गया नेशनलिस्ट के द्वारा, सेइंग दैट इट हैज फेल्ड टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव। तो आप ये देखकर बताइए कि जो 3 स्टेटमेंट हैं इसमें से जो कालानुक्रम है इनका कौन सा होगा, मतलब ये कब किया जाता है, घटनाएं कब होती हैं, कब कहा जाता है, ये सब आपको देखना है। तो तारीख के हिसाब से इसको आपको व्यवस्थित करना है। और इसका अगर व्यवस्था आप देखें तो एक जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ, इसमें करके देख लीजिए, सी वाला जो है इसका परफेक्ट होगा। मतलब भारतीय परिषद अधिनियम का जो राष्ट्रवादियों का यहाँ पे दौर था उसमें वो कह के आलोचना करते हैं, मतलब क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो कानून है ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट को ये क्रिटिसाइज करते हैं। तो वो जो डेट है वो 1892 की, भारतीय परिषद अधिनियम जो है ये 1892 की तारीख है, मतलब इसकी जो डेट है वो दी हुई है। और उसके बाद आप देखिए इसमें जो अगला क्रम है वो 1899 का है, जब कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट के तहत कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या को कम कर दिया जाता है, तो ये 1899 का है। इसके बाद आप देखिए इसमें कार्यालय गोपनीयता कानून प्रेस की स्वतंत्रता पे अंकुश लगाया जाता है, वो 1904 का है। मतलब लॉर्ड कर्जन जो है वो जीतोड़ कोशिश कर रहा था कि किसी भी प्रकार से ये जो राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं इनको थामा जाए, रोका जाए। तो ये पूरा क्रम है और इसीलिए हमने सी को चुना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरी यह इच्छा है कि मैं कांग्रेस की इस शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता दे सकूं। और ये सपना देखते रह गए और यहाँ से रवाना हो गए। कांग्रेस आज भी मौजूद है और कुल मिलाकर आज है या नहीं उससे नहीं मतलब है, बात यह है कि देश को आज़ाद कराने में इसने अपना रोल प्ले किया। तो ये चीज़ें यहाँ पर ये किसका कथन था, विलियम बेडरबर्न का था, लॉर्ड वेलिंगटन का था, लिलिथगो का कथन था, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें अगर आप देखें तो जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये हुआ कि इसमें नॉन ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन है वो सही होता है। इसमें से कोई भी जो है इस प्रकार का वाक्य नहीं कहता है।
ये कथन किसका था? लॉर्ड कर्जन का कथन था। लॉर्ड कर्जन जो था वो कांग्रेस से एकदम तंग आ गया था, मतलब कांग्रेस ने उसकी नाक में दम कर रखा था। ये जो राष्ट्रवादी और गर्म और उदारपंथी नेता थे, ये सब मिलकर उसको बहुत परेशान कर रहे थे। तो इसीलिए उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि लड़खड़ा रही है आपस में, ये सब लड़ रहे हैं जो गर्म दल और नरम दल वाले, तो लड़ते लड़ते ही आपस में ध्वस्त हो जाए और कांग्रेस का यही अंत हो जाए और मैं इसको देख कर जाऊँ। लेकिन ये चला जाता है और अभी कांग्रेस का अंत नहीं होता। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 34 को आप देख रहे हैं, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है लाला लाजपत राय के द्वारा दिया हुआ। कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी मदन मोहन मालवीय की है। लाइटनिंग कंडक्टर की जो थ्योरी है ये रास बिहारी घोष की है। ये इसमें अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि फिजिक्स का कोई प्रिंसिपल है या फंडामेंटल कोई इसमें से कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ये स्वतंत्रता में दबाव डालने वाली थ्योरियां हैं। इसमें से आपको चुनना है कि कौन सी किसके द्वारा दी गई है, लेकिन यहाँ आपको ये देखना है कि कौन सा गलत दिया है। प्रश्न पूरा आपके सामने, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। यहाँ बी वाले का मतलब यह है कि दूसरा और तीसरा इसमें गलत दिया है। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत ये लाला लाजपत राय का था, पहला वाला सही है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और लाइटनिंग कंडक्टर की जो थ्योरी है वो गलत दी है। षड्यंत्र का सिद्धांत यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है ये आरपी दत्त के द्वारा दी गई थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो मदन मोहन मालवीय का नाम दे रखा है, इसलिए ये गलत हो गया। और उसके बाद आप देखें प्रकाश संवाहक सिद्धांत यानी लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, तो ये जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दी गई थी। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, चूज ऑड अमंग द फॉलोइंग बेस्ड ऑन प्लेस वेयर दे हैड बीन फाउंडेड। मतलब यहाँ पे स्थान के आधार पे आपको ऑड चुनना है जहां पर इन चीजों की, मतलब इन संस्थाओं की स्थापना होती है। तो प्रार्थना समाज है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है, आर्य समाज है और सेवा सदन है। इसमें से कोई एक जो है वो बाकी से अलग है, मतलब उसकी स्थापना किसी दूसरी जगह पर हुई। तो यहाँ अगर आप देखें तो बाकी जो है वो बंबई में स्टैब्लिश होते हैं, लेकिन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है वो कलकत्ता में स्थापित होता है। तो ये इनमें से स्थापना के हिसाब से, मतलब स्थापना के स्थान के हिसाब से ऑड है। इसकी स्थापना कलकत्ता में होती है, बाकी जितने हैं वो सब बॉम्बे में स्थापित होते हैं। इसके बाद 36 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू वेस्टर्न इंडिया। मतलब इसमें से कौन सा आंदोलन पश्चिमी भारत से संबंधित नहीं है। तो यहाँ नाम दिया है स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटीज। इसके बाद परमहंस मंडली का नाम दिया है, सत्यशोधक समाज है और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। आप बताइए इसमें से पश्चिमी भारत से संबंधित कौन सा नहीं है। और इसे अगर आप देखें तो नो आंसर इज करेक्ट, मतलब इसमें कोई भी उत्तर जो है वो सही नहीं है, अर्थात जितने भी हैं वो सभी पश्चिमी भारत से संबंध रखते हैं। इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि उससे बाहर हो। ऑल दीज मूवमेंट्स आर रिलेटेड टू वेस्टर्न इंडिया, मतलब स्टूडेंट लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया या साइंटिफिक सोसाइटी, इसके अलावा परमहंस मंडली को आप देख रहे हैं, सत्यशोधक समाज है, ये सब जो है ये वेस्टर्न इंडिया से जुड़े हुए हैं। इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है। इसके बाद 37 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया। निम्नलिखित में से किस दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया। जो दिल्ली दरबार आयोजित हुए हैं उनकी डेट पता होनी चाहिए, उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं ये मालूम होने चाहिए। तो इसमें से आप बताइए कौन सा वर्ष ऐसा था जिसमें कि दिल्ली दरबार आयोजित नहीं किया जाता है। 3 बार इसका आयोजन होता है, इसीलिए 3 डेट इसमें से सही है, कोई एक गलत है। तो 1877, 1903, 1907 और 1911। इसके अलावा पहला, दूसरा, पहला, तीसरा ऐसे करके दिया हुआ है, आप इसमें से चुनकर बताइए। और इसे अगर हम देखें तो इसका 1907 वाला हो जाएगा। 1907 में दिल्ली दरबार आयोजित नहीं होता है, 1911 में होता है, 1903 में होता है और 1877 में होता है। और जो पहला वाला दिल्ली दरबार था, यहाँ पे पहला लिखा है ना, सी वाले को हमने चुना है तो उसमें फर्स्ट लिखा है। जो पहला वाला दिल्ली दरबार था उसमें क्वीन विक्टोरिया को डिक्लेयर किया जाता है कि वो इंडिया की इम्प्रेस है, भारत की महारानी। इसके बाद आगे चलते हैं। इसको इंपीरियल दरबार के नाम से भी जाना जाता है। ये जो दिल्ली दरबार है इनका ये भी नामकरण है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, 1857 का जो रिवोल्ट था उसके बारे में आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब की सेना के कमांडर इन चीफ थे। और 1857 का जो रिवोल्ट था उसके दौरान लॉर्ड कैनिंग ये गवर्नर जनरल था। और सर जॉर्ज बार्लो ने यह कहा था कि सभी विद्रोहियों में लक्ष्मीबाई सबसे ज्यादा कुशल, बहादुर और नेतृत्व कुशल महिला थी। मतलब इनका कथन ये था, ये किसका कथन है ये आपको पहचानना पड़ेगा कि जितने यहाँ मर्द हैं उसमें अकेली मर्दानी है जो कि सोई हुई है और ये वास्तव में बहादुर थी, बाकी सभी तो हाथ में चूड़ियां पहने हुए थे। तो आप ये देखकर बताइए इसमें से गलत कौन सा है। 38 डी वाला हो जाएगा। इसमें आप देखिए जो कथन है, माफ कीजिएगा, इसका ए वाला, इसमें से आपको देखना है कि गलत कौन सा है। तो गलत इसमें से आप देखिए तो सिर्फ तीसरा वाला है। इसका जो पहला और दूसरा है वो इसमें सही है। तीसरा कथन क्यों गलत है? तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ ये कहा गया कि जॉर्ज बार्लो ने कहा था, जबकि ये कथन यूरोज का था जो कि सामना किया था लक्ष्मीबाई का। जॉर्ज बार्लो तो साउथ में घूम रहा था। तो यहाँ तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन तीसरे वाले का विकल्प इसमें कहीं नहीं। और जब विकल्प नहीं है तो ऐसे में ये जो आंसर है यहाँ डिस्प्यूटेड है, क्योंकि तीसरा वाला जो विकल्प है वो कहीं मौजूद नहीं है और उसके हिसाब से हम किसी को भी नहीं चुन सकते। ये याद रखिएगा कि ऊपर के 2 स्टेटमेंट सही है और तीसरा वाला जो है वो गलत है।
आगे चलते हैं, 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स ने, यहाँ पे आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो कार्ल मार्क्स ने द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59 ये पुस्तक लिखी है। और उसके बाद शशि भूषण चौधरी ने द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नाम की किताब को लिखा है। सैयद अहमद खान ने सिविल रिबेलियन इन इंडिया म्यूटिनीज ये वाली पुस्तक लिखी है। तो ये किताबों के नाम है जो कि 1857 के रिवॉल्ट से बिलोंग करती है। इसके ऑथर्स के नाम दिए हुए हैं, इसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। प्रश्न आपने देखा, और इसमें अगर आप देखें तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि नॉन ऑफ दीज। कैसे? तो कार्ल मार्क्स ने द फर्स्ट इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59 ये जो पुस्तक है इसको लिखा था। तो पहला वाला तो सही है, लेकिन जो दूसरे और तीसरे हैं उसको आप देखें तो शशि भूषण चौधरी का दे रखा है। सैयद अहमद खान ने द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट नाम की किताब लिखी थी, तो यहाँ ऑथर का नाम गलत दिया है। और शशि भूषण चौधरी जो थे उन्होंने सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज नाम की जो बुक है उसको लिखा था। तो यहाँ विकल्प पहला और दूसरा, माफ कीजिएगा दूसरा और तीसरा, ये यहाँ पर गलत है। तो सही हमें चुनना था। तो इसमें से कोई भी जो पेयर है वो ऐसा नहीं होता है जो कि सही माना जाए। मतलब यहाँ विकल्पों की बात हो रही है, तो विकल्पों की अगर हम बात करें तो इसमें से कोई भी जो विकल्प है वो सही नहीं। सिर्फ पहला वाला इसमें स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, विकल्प नहीं है। विकल्प यहाँ पे ये नीचे दिया हुआ है। तो इसमें से कोई भी विकल्प आपको सही दिखाई दे रहा है जो कि इन दोनों को गलत ठहरा रहा हो और इसको एकमात्र सही ठहरा रहा हो, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। कभी कभी मजबूरी में भी गलत को सही ठहराना पड़ता है और सही को गलत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। हेनरी विवियन डिरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन को शुरू किया था। और बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नाम की जो बुक है उसको 1915 में लिखा था। तो आप ये बताइए कि जो 3 स्टेटमेंट है इसमें से करेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 40 को आप देख रहे हैं, इसका सी हो जाएगा। इसमें सभी तो सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसीलिए हम ऑल ऑफ दीज को चुनते हैं, तीनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, मदर इंडिया और अनहैप्पी इंडिया ये किताबों के नाम है। इनको इनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर आपको कालानुक्रम में अरेंज करना है, करके देखिए। तो इसे अगर आप देखें तो मदर इंडिया जो है इसको लिखने वाली कैथरीन मेयो थी, 1927, इसकी डेट जो है वो 1927 की है। अनहैप्पी इंडिया को आप देखें तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था और इसकी जो डेट है वो 1928 की है। उसके बाद आप देखें पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, मतलब ये वाली जो यहाँ किताब है ये BR अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है 1945 में, 1945 में। तो इसी हिसाब से इसे अरेंज करना था और इसका जो परफेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी दूसरा, तीसरा और पहला ये सही। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए। यहाँ पर सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन करके दिया हुआ है। 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में ये कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद सत्र, यानी जो इलाहाबाद सेशन था उसमें स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। और यह जो सत्र है, मतलब जिसमें स्वराज शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये 1906 में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो आप ये बताइए कि ये जो 1906 वाला सेशन था, मतलब जिसमें स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया है ऐसा कहा जा रहा है, इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न पूरा आपके सामने है, गलत विकल्प की तलाश आपको करनी है। इसमें अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर पहला और तीसरा हो जाएगा, मतलब पहला और तीसरा इसमें गलत है, गलत चाहिए था ना। तो यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन ये क्यों हो गए, क्योंकि स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1906 में किया गया था, ठीक है। और ये जो 1906 का अधिवेशन था ये कलकत्ता अधिवेशन था, इलाहाबाद सत्र नहीं था, इसीलिए पहला वाला गलत है। और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो एकमात्र इसमें जो डेट है वही सही दी है। यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले की जगह दादा भाई नौरोजी होगा, यहाँ इलाहाबाद की जगह कलकत्ता होगा, ठीक है। तो पहला और तीसरा गलत है और हम सी का चयन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता सत्र जो इसका था उसमें 1907 का जो समय है उसमें चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजन की घटना देखी जाती है। गरम दल और नरम दल का जो बंटवारा है वो हो जाता है। और इस सत्र की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। तो आप ये बताइए कि ये जो 1907 का यहाँ पे विभाजन होता है, मतलब कांग्रेस का बंटवारा होता है, उसमें सही विकल्प कौन सा है। और क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि इसमें दूसरा वाला सिर्फ सही है, केवल दूसरा सही है, ये जो पहला वाला है ये गलत है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी, सही बात है। 1907 का ये बंटवारे वाला जो अधिवेशन है जिसमें कि जूतम पैजार होती है और उसके बाद गरमपंथी बाहर का रास्ता ले लेते हैं और कांग्रेस पर एक बार फिर से नरम दल का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। तो ये कलकत्ता में कहाँ होता है, इसका जो वेन्यू था वो सूरत अधिवेशन के तौर पर देखा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका सही कौन सा था, सिर्फ दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट है, बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर है, इसके अलावा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है। इनको आपको अरेंजमेंट करना है कालानुक्रम के हिसाब से, मतलब पहले कौन सा और बाद में कौन सा, करके देखिए।
और इसका ए वाला सही हो जाएगा, ये पहले से ही अरेंज है, इसमें कुछ करना नहीं था, ये पहले से ही व्यवस्थित है, पहला दूसरा तीसरा। मतलब डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन या डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट जो है ये 1924 में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया जाता है। ये तीनों ही भीमराव अम्बेडकर के ही सौजन्य से होते हैं। भीमराव रामजी अम्बेडकर इनका पूरा नाम था। तो भीमराव रामजी अम्बेडकर जो थे उन्होंने 1927 में बहिष्कृत भारत नाम का जो न्यूज़पेपर है उसको एडिट किया था, और 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्टैब्लिशमेंट भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। तो ये क्रम पहले से ही सही। इसके बाद 44वें के बाद 45वें प्रश्न को देखते हैं। गलत विकल्प यहाँ आपको चुनना है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, इसकी स्थापना ये गांधी जी ने 1931 में की थी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डेट का डिफरेंस है, जो हिंदी वाला है और जो अंग्रेजी वाला है, मतलब हिंदी वाले में 31 दिया है और जो अंग्रेजी वाला है उसमें 32 दिया है। तो यहाँ जो हिंदी वाला है उसी की ओर आप जाइएगा, जो अंग्रेजी वाला है उसमें 1932 दिया है जो कि सही है। तो सही वाला इसमें तो हमें चुनना नहीं है, हमें गलत वाला चुनना है। फिलहाल देखिए हिंदी वाले को देखिएगा, इसमें ये कहा जा रहा है कि 1931 में ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है उसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा की जाती है, और एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन ये 1932 में गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रख दिया जाता है, बाद में इसका नाम चेंज करके हरिजन सेवक संघ रख दिया जाता है। तो आप ये बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 3 विकल्प आपने देखे इधर वाले साइड में, और इसमें से आपको गलत की तलाश करनी है। तो आप जानते हैं कि पहला और दूसरा दोनों गलत है, पहला और दूसरा दोनों गलत है। ये वाला इसमें एकमात्र जो स्टेटमेंट है यही सही है, और जब पहला दूसरा गलत है तो हम ए का चयन करते हैं। अब यहाँ पे अंग्रेजी वाले में भी यहाँ 1931 कर लीजिएगा, नहीं तो ये सही हो जाएगा ना। ठीक, अब देखिए 1931 में नहीं बल्कि 1932 में ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है वो गांधी जी के द्वारा एस्टैब्लिश की जाती है, और 1933 में हरिजन को शुरू किया जाता है जो कि एक वीकली न्यूज़पेपर था। ये दोनों डेट्स इसमें परफेक्ट होगी और बाकी सब सही है। तो इसमें ए वाले को हम चुनते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया और इस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, ये दोनों चीजें आपको बतानी है। तो कलकत्ता और वल्लभ भाई पटेल है, कानपुर और राजेंद्र प्रसाद है, बेलगाम और मोतीलाल नेहरू है, और नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन भी है। आप बताइए इसमें से कौन सा पेयर सही होगा। डी वाला हो जाएगा, इसमें से कुछ भी तो नहीं है। ये जितने पेयर दिए हैं सब के सब यहाँ गलत हैं। सही ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था वहां पे अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन होता है, और इसकी जो डेट है वो 1928 की है, 1928, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। सरोजनी नायडू हैड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। भारत की पहली जो महिला यहाँ है, मतलब पहली महिला की हैसियत से ये कांग्रेस के अधिवेशनों में एक अध्यक्षा के तौर पे चुनी जाती है। ये पहली भारतीय महिला थी। अगर सिर्फ महिला का नाम पूछेगा कि पहली महिला कौन थी जो कि कांग्रेस के सेशन में अध्यक्ष चुनी जाती है, तो वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो यहाँ सरोजनी नायडू का दिया है 1925, और यह सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था ये आपको बताना है, जहां पर इन्हें अध्यक्ष चुना जाता है। और उसके बाद 1926 में गुवाहाटी में जो सेशन आयोजित किया जाता है उसके अध्यक्ष कौन थे उनका भी नाम आपको बताना है। 2 चीजें पूछी गई हैं, एक में वेन्यू पूछा गया है और दूसरे में अध्यक्ष का नाम पूछा गया है। नीचे पेयर दिए हुए हैं, आप देखकर बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, ये 47 है और 47 का डी हो जाएगा। यहां अगर आप देखें कोई भी जो पेयर है वो करेक्टली इसमें मैच नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें नाम नहीं मैच करें। जैसे आप देखिए कि कानपुर यहाँ दिया हुआ है, तो कानपुर अधिवेशन तो ये था ही जिसमें कि सरोजनी नायडू 1925 में अध्यक्षा चुनी जाती है पहली भारतीय महिला की हैसियत से। ये तो सही बात है, लेकिन यहाँ दूसरे वाले जो वाक्य का यहाँ हिस्सा है उसको ध्यान दीजिएगा कि 1926 का जो गुवाहाटी वाला सत्र था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे, और श्रीनिवास अयंगर का नाम इसमें कहीं भी नहीं दिया है, तो इसीलिए हम डी का चयन इसमें से करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, 48 को देखते हैं। 48 में कहा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द बंगाल टेनेंसी एक्ट है, द पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट है, मतलब 3 अलग अलग अधिनियमों के बारे में कहा गया है। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम है, इसके अलावा कृषक राहत अधिनियम है। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा पहले कौन सा बाद में अरेंजमेंट करना है आपको, और इसका बी वाला अरेंजमेंट सही हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि तीसरा पहला और दूसरा, ये क्रम इसका सही है, तीसरा पहला और दूसरा, और उसी हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। बंगाल काश्तकारी अधिनियम ये 1885 का है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम की अगर बात की जाए ये 1885 का है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम की अगर बात करें तो ये 1900 का है, सन 1900 में आया था। और कृषक राहत अधिनियम की अगर बात करें तो ये 1879 का है। अब इसी हिसाब से इसको अरेंज करेंगे, तो इसका जो बी वाला है वो सही होगा। सबसे पुराना इसमें कौन सा है, ये वाला। इसके बाद 49 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता जस्टिस पार्टी आंदोलन का मुख्य नेता नहीं था, और जस्टिस पार्टी आंदोलन शुरू कब होता है वो डेट भी बता दीजिए। तो नीचे विकल्प दिया है, देख लीजिए। इसमें टीएम नायर का नाम दिया है,
त्यागराज चट्टी का नाम दिया है, रामास्वामी नायकर का नाम दिया है और मुदलियार का नाम दिया है। साथ में 1916 और 1915 की तारीखों का जोड़ा है। इसमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 49 जो है इसका सी होना चाहिए। सी का मतलब ये हुआ, इसमें ध्यान से देखिएगा, ईवी रामास्वामी नायकर और 1916, अर्थात जस्टिस पार्टी आंदोलन की जो शुरुआत होने की तारीख है वो 1916 है। मद्रास से शुरू होता है और इसमें जो प्रमुख लीडर थे उसमें टी.एम. नायर का नाम आता है। टी.एम. नायर इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा त्यागराज चट्टी भी है, सी.एन. मुदलियार भी है, ये सब लोग इसमें शामिल रहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया था कि कौन सा इसमें शामिल नहीं था, तो इसमें जो रामास्वामी नायकर थे वो शामिल नहीं थे। और इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1916 में होती है। बाकी तीन जो है ना, यहाँ जो तीन नाम आप देख रहे हैं उनका संबंध जस्टिस पार्टी आंदोलन से है, तो उनके भी नाम आपको याद रखने हैं, जिसमें कि नायर, चट्टी और जो मुदलियार है वो लोग आते हैं। और डेट इसकी जो है वो 1916 की है। वेन्यू जो है वो यहाँ अगर देखा जाए तो मद्रास। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ कुदियारासु के बारे में कहा जा रहा है कि ये तमिल भाषा की साप्ताहिक पत्रिका थी, वीकली मैगजीन थी, जिसका पब्लिकेशन स्टार्ट होता है के रामकृष्ण पिल्लई के द्वारा 1910 से। और पद्मनाभन पिल्लई जो थे उन्होंने नायर सेवा सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट की थी 1914 में। आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सही जो स्टेटमेंट है वो चुनना है। प्रश्न आप अच्छे से देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर सही देखा जाए तो सिर्फ दूसरा वाला है, पहला वाला इसमें गलत है। ओनली सेकंड, यानी हम बी का चयन करते हैं। कुदियारासु एक तमिल समाचार पत्र था, माफ कीजिएगा, तमिल साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसकी की शुरुआत वी रामास्वामी पेरियार के द्वारा की गई थी। यहाँ पर जो संपादक या फाउंडर का नाम दिया है वो गलत है। ठीक, 1910 की डेट सही है, लेकिन जो नाम होगा वो किसका होगा? वो नाम होगा रामास्वामी पेरियार का। और उसके अलावा पद्मनाभन पिल्लई वाला सही है। नायर सेवा सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1914 में की थी, तो इसमें सिर्फ दूसरा वाला ही सही है। 51 को देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक के बारे में यहाँ 3 स्टेटमेंट है और उसमें से जो गलत है वो आपको चुनना है। तो यहाँ देख लीजिए, 1908 में उन्हें 18 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद ये कहा गया कि उन्होंने 1897 में राजद्रोहपूर्ण लेख लिखे थे सरकार के हिसाब से, और उसमें उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था और मांडले से 6 साल के लिए निर्वासित कर दिया गया था। और उन पर 3 बार 1897, 1908 और 1916 केसरी में उत्तेजक लेख लिखने के आरोप लगाए गए थे। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? केसरी और मराठा इनके 2 प्रसिद्ध समाचार पत्र थे। उसमें से मराठा जो था वो अंग्रेजी का था और केसरी जो था वो मराठी का था। तो मराठी वाले में ज़्यादा डंडे चलते थे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के न्यूज़पेपर का अंग्रेज कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे, नियम बनाते थे तो नियमों की काट वहाँ मौजूद रहती थी। जो स्थानीय भाषा यानी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस होती थी उसी पर इनका जोर ज़्यादा चलता था। तो यहाँ मराठी भाषा का ये जो केसरी था इस पर ये अक्सर हमला बोल देते थे। फिलहाल इसमें से बताइए, 51 को आप देख रहे हैं, ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब ये गलत हमें चुनना था ना, तो इसमें पहला और दूसरा दोनों गलत है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट यानी ये दोनों जो है ये गलत है। कैसे गलत है देखिए 1897 की जो डेट थी उसमें 18 महीने के लिए इनको कैद में रखा जाता है और यहाँ 1908 लिखा हुआ है, यहाँ 1897 होगा। इसके बाद अगर आप दूसरे वाले स्टेटमेंट को देखें, चूंकि इसमें हमने ए वाले विकल्प को चुना है ना, तो पहला दूसरा दोनों गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि 1908 की डेट थी जिसमें कि राजद्रोहपूर्ण लेख लिखने के लिए करीब 1000 रुपए का इन्हें जुर्माना थोपा गया था और मांडले से 6 साल के लिए बहिष्कृत कर दिया गया था या निष्कासित कर दिया गया था, ये बात है। और तीसरा वाला सही है कि मतलब 3 बार इसमें केसरी में ये भड़काने वाले अपने लेख लिखा करते हैं, तो ये वाला आरोप इनके ऊपर लगता है। तो तीसरा वाला सही है, पहला दूसरा गलत है और हमें गलत ही चाहिए था, तो इसीलिए हमने ए का चयन किया है। 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं और 52 में ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता को 1883 में न्यायालय की अवमानना के लिए 2 साल के लिए सिविल जेल भेजा गया था? ये नेता कौन से थे? अरविंदो घोष थे, जयप्रकाश नारायण थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, या इसमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं कि ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, इसमें ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। 1883 का जो समय था उसमें उस समय चूंकि वर्नाक्युलर लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर्स थे उन पे काफ़ी जो दमन की कार्रवाई है वो चल रही थी। तो इनका समाचार पत्र था बंगाली और उसमें एक टिप्पणी इन्होंने लिखी थी जिसमें कि न्यायालय की अवमानना का इनके ऊपर आरोप लगता है और 2 साल के लिए इनको सिविल जेल में भेज दिया जाता है। तो ये बात है और इसे हमने देखा, इसका सी वाला सही। इसके बाद 53 को देखते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ 4 स्टेटमेंट हैं। पहले वाले में ये बोला गया कि कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश, थ्रोइंग अ बम इन सेंट्रल असेंबली यानी जो केंद्रीय असेंबली थी उसमें बम फेंकना। उसके बाद किलिंग पुलिस हेड कांस्टेबल सॉन्डर्स को, जो कि पुलिस हेड कांस्टेबल था, उसकी हत्या, और अटेम्प्ट टू मर्डर डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ मुजफ्फरपुर। आप ये बताइए कि इसमें से ऑड कौन सा है? ये अलग अलग घटनाएं हैं। अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र, सेंट्रल असेंबली जो है वहां पे बम ब्लास्ट करना, और सैंडर्स की हत्या और कलेक्टर की हत्या का प्रयास। आप बताइए इसमें से ऑड कौन सा है? तो इसमें अगर आप देखें तो डी वाला ऑड है। डी का मतलब यह है कि इसमें डेट के हिसाब से ऑड इवन चुनना था। डी वाला इसमें से बाहर वाली डेट का है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी होती है
वो वाला 1929 का है। वैसे तो षड्यंत्र बहुत पहले से चल रहे थे, ये कोई बाद में थोड़े ही होता है, पहले से चल रहा था। लेकिन जो घोषित यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी होती है वो 1929 की है। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाता है, वो भी डेट 1929 की है। भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा ये काम किया जाता है। वो लोग बम फेंकते हैं, वो भी स्मोक बम रहता है और खाली जो बेंच होती है वहां पर फेंकते हैं। मारना इनका उद्देश्य नहीं रहता है, सिर्फ धमकी देना या धमाका सुनाना और अपनी बात को लोगों के सामने रखना, ये इनका पर्पज रहता है। तो उसके बाद ये खड़े होकर एकदम शेरों की तरह से गिरफ्तारी भी देते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि पुलिस हेड कांस्टेबल सैंडर्स की हत्या होती है, तो वो भी डेट है 1929 की। ये सारी जो तारीखें हैं ये 1929 की हैं। और ये एकमात्र जो आप यहाँ पर देख रहे हैं मुजफ्फरपुर के कलेक्टर की हत्या का प्रयास, ये 1908 से लेकर 1909 के बीच में होता है। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस का नाम आपने सुना होगा। आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बीडी सावरकर के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक और उत्तेजनात्मक भाषण देने तथा हथियार इकट्ठे करने वाले जो आरोप थे, और हथियार इकट्ठे करके ये जो बगावती लोग होते थे उन्हें बांटा करते थे, तो इसके आरोप के संबंध में यहाँ पर कुछ गलत विकल्प दिए हुए हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है, मतलब ऐसा नहीं कि सब गलत है, उसमें से जो गलत है उसका चयन आपको करना है। तो पहले वाले में कहा जा रहा है कि ही वॉज सेंट टू जेल फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 कंसेक्यूटिव टर्म। कहने का मतलब यह है कि लगातार 3 बार आजीवन कारावास के लिए इनको जेल में भेजा गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हेग जो इंटरनेशनल कोर्ट था, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसने भी इन्हें दोषी ठहराया था और इन्हें अंडमान जेल में 1911 से 1931 के लिए 20 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। मतलब काला पानी की सजा जिसको कहा जाता था वो दी गई, और वहां से ये समुद्र में कूद गए, यानी हिंद महासागर में, और उसको तैर कर निकल आए। तो ये बातें अब इसमें देख लीजिए कौन सा गलत है। जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 54 आप देख रहे हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा इसमें गलत है, सिर्फ जो दूसरा वाला है वही सही है। इन्हें लगातार 2 बार आजीवन कारावास यानी 50 वर्ष के लिए कारागार भेजा गया था। ठीक, यहाँ पर 3 बार दिया है पहले वाले स्टेटमेंट में, तो इसीलिए पहला वाला गलत है। और हेग के द्वारा इनको दोषी ठहराया गया था, तो भाई वो सही है दूसरा वाला स्टेटमेंट। जो अंडमान जेल वाला इसमें मामला है, तो उसकी जो डेट है वो 1911 से लेकर 1921 तक की, और इन्हें 10 साल के कारागार के लिए या जो काला पानी की सजा है उसके लिए भेजा जाता है। तो यहाँ 20 साल दे रखा है और जो डेट है वो भी गलत है, तो इसीलिए इसमें पहला और तीसरा गलत है। हमें चूंकि गलत ही चाहिए था तो हम सी का चुनाव करते हैं। इसके बाद 55 की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एमएन रॉय पर 1931-32 में साजिश और देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और शंकरलाल बैंकर पर 1945 में हत्या और हत्या की नीयत से युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया था। ये आरोप किसके ऊपर कौन सा लगा था वो दिया हुआ है। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। प्रश्न आपके सामने है, बताइए। देखिए इसका पहला वाला तो सही है, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरा दूसरे वाले को देखिएगा, इसमें ये सही है अथवा नहीं। और इसे अगर देखा जाए तो इसमें नाम गलत दिए। डेट तो एकदम ठीक है, लेकिन जो नाम दिए हैं उसमें कुछ नाम सही है और कुछ नाम गलत है, और इसीलिए दूसरा वाला गलत है। चूंकि हमें सही चाहिए था इसलिए हम ए का चुनाव करते हैं। अब देखिए यहाँ शाहनवाज खान हो जाएगा, प्रेम कुमार सहगल हो जाएगा और गुरबख्श सिंह ढिल्लो हो जाएगा। यहाँ किसका नाम दे रखा है? शंकरलाल बैंकर, जो कि इनके कोर्ट केस की पैरवी कर रहे थे। ठीक, तो यहाँ अगर आप देखें तो शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो ये 1945 में हत्या और हत्या की नीयत से युद्ध छेड़ने के आरोप में बंदी बना लिए जाते हैं। मुकदमा इन पे बाद में चलता है, वो सब चीजें। लाल किले का मुकदमा आप सुनते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, 56 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। धर्म सभा राधाकांत देव, वहाबी मूवमेंट सैयद अहमद, और सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, मतलब रायबरेली के जो सर सैयद अहमद खां थे। उसके बाद आप देख रहे हैं नामधारी मूवमेंट, तो ये भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह के द्वारा। आप ये बताइए इसमें से गलत कौन सा है। 3 अलग अलग संस्थाओं और आंदोलनों के नाम दे रखे हैं और उसके संस्थापकों के नाम दिए। इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है और गलत कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। नॉन ऑफ दीज। धर्म सभा राधाकांत देव के द्वारा एस्टैब्लिश की जाती है, वो इसके संस्थापक रहते हैं। उसी प्रकार से वहाबी का भी सही दिया है और नामधारी का भी सही दिया है, तो इसमें सभी सही है। इसके बाद 57 को देखिए। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो यहाँ पर तयूनी आंदोलन या तयूनी मूवमेंट है, स्टूडेंट्स लिटरेसी एंड साइंटिफिक सोसाइटी है, और परमहंस मंडली है। इनको आपको जो वर्ष है, मतलब इनकी स्थापना का वर्ष है, उसके आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बाद वाला जो है वो सबसे पहले रहेगा और सबसे पहले वाला जो है वो सबसे बाद में रहेगा, ये इसका क्रम रहेगा। बताइए। तो 57 को अगर आप देखें तो इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि इसमें तीसरा, दूसरा और पहला उल्टा इसको कर दीजिए, तो ये इसका जो सही क्रम है वो सामने आ जाएगा। मतलब तयूनी मूवमेंट को अगर आप देख रहे हैं तो इसकी जो डेट है वो 1839 की है, 1839। इसके बाद स्टूडेंट्स लिटरेसी एंड लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी जो है उसकी डेट अगर देखी जाए तो वो 1848 की, 1848। और परमहंस मंडली को अगर आप देखें तो वो 1849 की है। तो इसको करना क्या था? उलट देना था, मतलब सबसे पहले बड़ा वाला, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, तो इसीलिए हमने सी को चुना है। इसके बाद 58 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58 में आपको अरेंज करना है इवेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन ईयर। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है, बैटल ऑफ अंबर है और ट्रीटी ऑफ सूरत है। ये एक युद्ध है और 2 संधियां हैं। इनको अरेंज करके देखिए, घटते क्रम में आपको मतलब वर्षों के घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे बाद वाला इसमें सबसे पहले रहेगा, जैसे पीछे आपने किया है। तो इसमें अगर आप डेट जानते हैं तो बहुत आराम से कर लेंगे। अंबर का जो युद्ध है उसकी डेट है 1749, ठीक है, 1749 की है। सूरत की संधि की अगर आप तारीख देखें तो 1775 की, 1775। उसके बाद आप देखिए जो पुरंदर की संधि है वो 1776 की है। ये इसका क्रम है, मतलब सबसे इसमें जो पहले वाला है वो कौन सा है, ये अंबर का युद्ध है। तो इसको अरेंज कैसे कीजिएगा, डी वाले के हिसाब से कीजिएगा, यानी पहला, तीसरा और दूसरा इसका सही क्रम हो जाएगा। डी वाले को हम चुनते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 को देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, इसके बाद एनेक्सेशन ऑफ सिंध और सेवा सदन, इस प्रकार से दिया हुआ है। कौन सी घटना कब होती है उसके हिसाब से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। तो बताइए कौन सा क्रम इसमें सही रहेगा। इसे अगर आप देखें तो इसका भी डी वाला ही आंसर होगा। डी का मतलब यह है कि पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें पहले से सब व्यवस्थित था, कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। श्रीरंगपट्टनम की जो ट्रीटी है वो 1793 यानी 1793 की है। सिंध का अधिग्रहण किया जाता है, एनेक्सेशन ऑफ सिंध प्रांत, तो वो 1843 की तारीख है। इसके बाद सेवा सदन की स्थापना होती है 1885 में। ये इनका क्रम है, तो ये पहले से ही व्यवस्थित था। इसके बाद 60 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज फॉट बिटवीन हैरी स्मिथ एंड सिख इन 1846। हैरी स्मिथ के नेतृत्व में जो ब्रिटिश सेना है उसमें और सिखों के बीच में जो यहाँ लड़ाई लड़ी जाती है और उसकी डेट भी दे रखी है 1846। वो कौन सी लड़ाई थी, मतलब वो बैटल ऑफ गन था सर, इसके अलावा सबरोन का युद्ध था, या दोनों था, या इसमें से कोई नहीं था। ये सुनने में थोड़ा सा अनोखा है और इसे अगर आप देखें तो दोनों था, मतलब दोनों चीजें उसमें थी। बंदूकों का ये युद्ध था, मतलब सिख जो थे वो तलवार लेकर और अपनी जो कृपाण होती है उसको लेकर लड़ रहे थे, और अंग्रेज जो थे वो बारूद लेकर गए थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि जीतेगा कौन। हालांकि सिख जो है वो कम जुझारू नहीं होते हैं, जान दे देंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे, तो वो चीज़। तो इसमें दोनों सही है। ये बैटल ऑफ गन्स भी था और इसे सबरोन का युद्ध कहा जाता है। तो ये दोनों ही इसमें जो स्टेटमेंट दिए हैं परफेक्ट है। हम सी का चुनाव करते हैं। आगे चलते हैं, इसकी डेट याद रखिएगा 1846। इसके बाद आगे चलते हैं 61 को देखते हैं। यहाँ आपको अरेंज करना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक स्थायी कारखाने की सूरत में स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में मत्था टेकने जाता है। तो आप ये बताइए कि इसमें से जो ऑर्डर है वो कौन सा सही है, क्रोनोलॉजी इसकी अरेंज करनी है। इसमें अगर आप देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला सबसे पहले होगा, क्योंकि वही जो उसकी जड़ है वहीं से स्टार्ट होती है, पहले स्टैब्लिश होती है वो कंपनी, फिर मुसीबत बनकर भारत में आती है। तो यहाँ अगर आप देखें तो सबसे पुराना वाला जो घटनाक्रम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है। सन 1600 में जो चार्टर होता है महारानी का, उसके द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। उसके बाद 1609 में विलियम हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। मतलब ये जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं व्यापारिक अनुमति को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इतनी आसानी से अनुमति नहीं प्राप्त होती है। तो ये जो डेट है ये कौन सी है, 1609 की है। इसके बाद आप देखें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला स्थायी कारखाना है, मतलब एक जो परमानेंट फैक्ट्री है, वो 1613 में सूरत में स्थापित होती है। अस्थाई और अस्थाई वाला पूछा जाता है, तो स्थायी वाला सूरत में स्टैब्लिश होता है और डेट जो है वो 1613 की। तो अब बताइए इसका क्रम कौन सा सही होगा। देखिए इसका जो क्रम है वो बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि दूसरा, तीसरा और पहला, इस हिसाब से इसको व्यवस्थित करेंगे। 62 को देखिए, यहाँ भी आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बेस्ड ऑन ईयर, वर्ष के आधार पे। तो औरंगजेब इशू अ डिक्री द इंग्लिश, यहाँ आप देख रहे हैं। अब फरमान फॉर ट्रेड इन बंगाल, फरमान जो होता था एक तरह का आदेश पत्र होता था, कहते हैं ना फरमान जारी किया, तो उसको यहाँ मुगल भाषा में या जो इस्लामिक भाषा होती थी उसमें फरमान कहा जाता था, आदेश पत्र था। तो ये औरंगजेब के द्वारा इशू किया जाता है अंग्रेजों को बंगाल में ट्रेड करने के लिए। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें बोला जा रहा है कि द कंपनी वाज गिवन परमिशन टू ट्रेड एट हुगली, और थर्ड वाले में ये बोला गया कि द कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन ईस्ट इंडिया इज हरिहरपुर। मतलब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा दिशा का भी, तो पूर्वी जो क्षेत्र था, मतलब बंगाल के आसपास का एरिया, पूर्वी भारत वाला हिस्सा, वहाँ पे हरिहरपुर में कंपनी जो है वो अपनी पहली फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करती है। तो ये पूरा घटनाक्रम है। अब इसमें आपको अरेंज करना है अवरोही क्रम में, इसको पहले कौन सा होता है, बाद में कौन सा होता है। तो इसमें जो बाद वाले वर्ष है उनको पहले रखना है और जो पहले वाले वर्ष है उनको बाद में रखना है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसका जो सही क्रम है वो ए वाला ही है, मतलब ये पहले से अरेंज है, इसमें कुछ करना नहीं था। पहला, दूसरा, तीसरा ये पहले से व्यवस्थित है। कंपनी ने हरिहरपुर यानी बालासोर उड़ीसा की बात हो रही है, तो वहां पे पूर्वी भारत क्षेत्र का अपना पहला कारखाना एस्टैब्लिश किया था, और वो जो डेट है वो डेट है 1633 की। इसके बाद आप चले इसमें तो कंपनी को हुगली यानी जो बंगाल वाला क्षेत्र है वहां पे व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। तो ये वाला जो इसमें समय है वो 1651 का है, यानी 1651 का है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि औरंगजेब के द्वारा ये बंगाल के लिए, मतलब ट्रेड ऑफ बंगाल के लिए फरमान जारी किया जाता है, तो वो वाला आप देखें तो 1633 का है। ये क्रम है, तो इसको आप देख लीजिए।
इसमें 1633, उसके बाद 1651 और 1600, ये आप देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे 1651 और 1657 की डेट है। ये इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बताने में मिस्टेक हो गई है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि औरंगजेब द्वारा जो अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की परमिशन प्राप्त होती है, वो वाला 1657 की डेट है, वो 1657 की डेट है। और ये वाली जो है ये 1633 की, और बीच वाला जो आप देख रहे हैं कि हुगली में व्यापार करने की अनुमति मिलती है, वो 51 की। इस प्रकार से इसका क्रम है, और इसी आधार पे हम कहते हैं कि ए वाला इसका सही है। और वही क्रम में अरेंज करना था ना, तो इसे आपने देखा। और हरिहरपुर बालासोर उड़ीसा वाला जो है, वहां पे अपना पहला कारखाना स्टैब्लिश करते हैं, तो उससे भी प्रश्न बन सकता है, उसको ध्यान देना है आपको। 63 को देखिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन, माफ कीजिएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया, और उसने जो ब्लू वाटर की पॉलिसी है, यानी नीले जल की नीति है, उसको शुरू किया था। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में कहा जा रहा है कि ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आप ये बताइए इसमें से गलत कौन सा है। तो आप जानते हैं कि दोनों सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो हम डी वाले को चुनते हैं, तो कॉमन क्वेश्चन है। इसके बाद 64 को देखते हैं। 64 में कहा जा रहा है कि नीनो डी कुन्हा, इससे संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो नीनो डी कुन्हा के बारे में पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ही हैड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा इन 1530। बाद में जो बाद वाला समय था, उसमें पुर्तगालियों का मूल शक्ति केंद्र या जो पावर हाउस था, वो गोवा ही हुआ करता था। तो कोचीन से ये अपनी कैपिटल को वहां पे शिफ्ट करता है, गोवा में, और डेट दी हुई है 1530। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसने अपने शासनकाल में गुजरात के राजा बहादुर शाह से दीव और बसीन का अधिग्रहण कर लिया था, और 1510 में विजयनगर साम्राज्य के जो सम्राट थे देवराय, उनसे भटकल का अधिग्रहण किया था। ये आप देख रहे हैं, तो इसमें से सही कौन सा है? 64, और 64 का ए हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा इसमें सही है, पहला और दूसरा सही है, लेकिन जो तीसरा वाला दिया हुआ है 1510 का, वो गलत है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का नाम आता है, जो कि 1510 में यहाँ पर अपना शासन संभाल रहा था। उसने विजयनगर साम्राज्य के तत्कालीन सम्राट देवराय थे, ये देवराय प्रथम थे या द्वितीय थे, आप जरा बताइएगा। तो देवराय थे, उनसे भटकल वाला जो क्षेत्र था उसका अधिग्रहण कर लिया था, ये बात है। तो तीसरा वाला इसमें गलत है, पहला दूसरा सही, और हमें सही चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 65 में ये कहा जा रहा है कि डचों द्वारा भारत में स्थापित कारखानों को यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो कोचीन है, नागपट्टनम है और मसूलीपट्टनम है। अरेंज करके देखिए, डचों द्वारा स्थापित भारत में जो कारखाने हैं उनकी बात हो रही है। और इसे अगर आप देखें 65 को, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि इसमें तीसरा, दूसरा और पहला, तीसरा, दूसरा और पहला जो है इसका सही है। कोचीन का अगर देखें आप, तो ये 1663 का है। नागपट्टनम को अगर आप देखें, ये 1663 का है। नागपट्टनम को देखिए तो ये 1658 का है, ठीक है। और मसूलीपट्टनम को अगर आप देखें तो ये 1606 का है, सबसे शुरुआती, और इसी हिसाब से हमें अरेंज करना था, तो इसे हमने देखा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, चूज ऑड वन एमंग द फॉलोइंग। इसमें से एक जो है वो ऑड है, वो कौन सा है? तो चिंसुरा का युद्ध है, अंबर का युद्ध है, बेदरा का युद्ध है और हुगली का युद्ध है। इसमें से ऑड कौन सा है बताइए? तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो जो बेदरा का युद्ध है, माफ कीजिएगा, अंबर का युद्ध जो है वो इसमें से ऑड है। मतलब इसमें डेट अगर देखी जाए तो चिंसुरा का युद्ध है या बेदरा का युद्ध, यहाँ बेदरा के युद्ध को ही चिंसुरा का युद्ध कहते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो वो लड़ा गया था, यहाँ आप देख रहे हैं बैटल ऑफ चिंसुरा, बैटल ऑफ बेदरा और बैटल ऑफ हुगली, बात एक ही है, तीनों अलग अलग नाम से दिया है, लेकिन असल में ये बेदरा का ही युद्ध है। और इसमें होता क्या है, अंग्रेजों और डचों के बीच में संघर्ष होता है और डचों की शक्ति यहाँ पर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। ये 25 नवंबर 1700, इसकी एकदम एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 25 नवंबर और 1759 ये तारीख है इसकी। प्लासी के बाद सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से गिना जाता है। और इसके बाद जो अगला वाला है वो वांडीवाश का होता है फ्रांसीसियों के साथ, और उसके बाद फिर बक्सर होता है, ये सब चीजें, तो ये बात है। और इसमें जो अंबर का युद्ध है उसकी तारीख 1749 है, ये इसमें से ऑड है, बाकी जो है वो सब एक ही युद्ध के अलग अलग नाम है। इसके बाद आगे चलते हैं, 67 को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि द इंग्लिश स्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत, उसके बाद स्टैब्लिशमेंट ऑफ डच फैक्ट्री एट डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके साथ दिया है बहादुर शाह गॉट किल्ड, बहादुर शाह की हत्या। तो आप ये बताइए कि ये जो घटनाएं हुई हैं इनका क्रम किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, पहले कौन सी और बाद में कौन सी। तो आप जानते हैं कि सूरत में पहला कारखाना ये स्टैब्लिश करते हैं, तो वो जो तारीख है वो 1613 है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखी है, तो 1613 की ये तारीख है। उसके बाद यहाँ पे बहादुर शाह की हत्या कब की जाती है, वो 1537 की तारीख है, 1537 की तारीख है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो उसकी स्थापना 1602 में होती है। अब इसी हिसाब से इसको अरेंज करना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी के हिसाब से इसको व्यवस्थित कर लेंगे। आगे चलते हैं, 68 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अकबर एंड हेमचंद्र विक्रमादित्य, यानी हेमू की बात हो रही है, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये अंतिम हिंदू शासक था। उसके बाद जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन मराठाज एंड अहमद शाह अब्दाली। इसमें से गलत क्या है? तो सब तो सही है, इसमें गलत क्या है बताइए।
देख लीजिए और बताइए। तो इसका डी हो जाएगा 68 का डी, मतलब इसमें से कोई भी जो है वो गलत नहीं है, सब के सब सही है। यहाँ अगर आप देखें तो जितनी यहाँ पानीपत की लड़ाइयाँ हुई हैं तीनों, उनके बारे में सही इन्फॉर्मेशन है। 69 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा जा रहा है कि ऑड अमंग द फॉलोइंग को चूज करिए, यानी गलत जो इसमें से ऑड विकल्प है, गलत की यहाँ तलाश नहीं करनी है, जो विषम है उसकी तलाश करनी है। तो चिनकिलिच खां है, निजामुल मुल्क है, सिकंदर जा है और आसफ जा है। आप ये बताइए कि इसमें से ऑड अमंग फॉलोइंग कौन सा है। तो इसे अगर आप देखें तो इसमें जो सिकंदर जा है वो डिफरेंट है इन सबसे, बाकी सब एक ही आदमी के 3 नाम है। जैसे पीछे आपने देखा ना बेदरा के युद्ध के 3 नाम, वैसे ही यहाँ पे चिनकिलिच खां, निजामुल मुल्क, ये सब उपाधियां हैं इसकी। चिनकिलिच खां इसका नाम था, निजामुल मुल्क इसको कहा जाता था, आसफ जाह भी इसी की उपाधि थी, लेकिन सिकंदर जाह इसका नाम नहीं था, तो वो इसमें से ऑड है और इसीलिए हम सी को चुनते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में 2 नए जो स्वतंत्र राज्य हैं उनकी स्थापना होती है। हालांकि लोग बंगाल का भी नाम लेते हैं, लेकिन बंगाल जो औरंगजेब का टाइम था वहीं से निरंकुश हो गया था, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद करीब 10 साल के बाद यहाँ पे एकदम से जो अपनी सरकार है उसकी स्थापना हो जाती है। लेकिन ये दोनों जो यहाँ देखते हैं आप, अवध और हैदराबाद वाला क्षेत्र, ये बाद तक मुगलों के वफादार बने रहते हैं, मतलब ये यहाँ पे वजीर निज़ाम या वजीर नवाब की हैसियत से जाने जाते हैं। तो इसमें आप देखें कि सिकंदर जहाँ डिफरेंट है, बाकी चिनकिलिच खां, निजामुल मुल्क ये हैदराबाद राज्य की स्थापना करता है मोहम्मद शाह रंगीला की परमिशन से, और वैसे ही बुरहानुल मुल्क जो है सआदत खां वो अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। तो ये वाली बात है। इसके बाद आगे चलते हैं, 70वें प्रश्न को देख लेते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे गलत विकल्प का आपको चयन करना है। कुल मिलाकर 2 स्टेटमेंट है। तो प्लासी का युद्ध दिया है कि ये बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध के अंतर्गत ही लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। बेसिर पैर का क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको गलत का जो चुनाव है वो करना है। देखकर बताइए, प्रश्न बहुत आसान है। और इसे अगर आप देखें तो इसका जो गलत है यहाँ दूसरा वाला है, स्पष्ट है। पहला वाला तो एकदम सही है, डेट भी एकदम सही है। इसमें अगर देखा जाए तो सबरान का युद्ध जो है उसके दौरान ही लाहौर की संधि पर 1846 में सिखों और अंग्रेजों के बीच में होता है। लाहौर क्षेत्र उधर ही था, तो 1846 में इसमें हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये बैटल ऑफ प्लासी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और इसमें हमें गलत चाहिए था तो हम बी का चयन करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। इसके बाद करसोन दास मूल जी, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1850 में की थी। जगन्नाथ शंकर सेठ ने 1852 में गुजराती में सत्य प्रकाश नाम का जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसको स्टार्ट किया था। इसकी लैंग्वेज गुजराती थी। तो आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 3 स्टेटमेंट है और 3 तरह की इन्फॉर्मेशन है। देखिए इसमें कुछ भी सही नहीं है। डी वाले को हम चुनते हैं, नॉन ऑफ दीज। कैसे इसमें सब गलत हो गए? तो गलत इसलिए है क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये 1856 में पारित हुआ था। यहाँ डेट दी हुई है, लेकिन दिक्कत यह है कि अकेले इसी को तो हम चुन नहीं सकते। इसके साथ आप देख रहे हैं कि विकल्प के तौर पे बाकी जो स्टेटमेंट है वो भी चिपके हुए हैं, इसीलिए हमें सही विकल्प नहीं मिल रहा है। तो इसी आधार पे हमने डी का चयन किया है। फिलहाल पहला वाला सही है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। उसके बाद विष्णु शास्त्री पंडित जो हैं, यहाँ पे करसोन दास का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे नाम किसका होगा? विष्णुदास पंडित का नाम होगा, जो कि विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना करते थे। और 1850 का ये समय था। 1850 का दशक कहना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि ये लंबे क्रम तक चलता है। यहाँ व्यक्ति का नाम गलत दिया है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और तीसरे वाले को आप देखें तो करसोन दास मूल जी जो है ये 1852 में गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश नाम का अखबार स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो पहले वाले को अगर हम चुने भी तो उसके साथ दूसरा चिपका हुआ है, इसीलिए हम डी का चयन करते हैं मजबूर होकर। वैसे अगर देखेंगे तो पहला वाला सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को देखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72, और इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक जो क्रम है उसमें व्यवस्थित करना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका देख लीजिए। सिविल मैरिज एक्ट है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट है और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है। इसमें से कौन सा किस क्रम में था, मतलब कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, देखकर बताइए। और इसे अगर देखा जाए तो इसका ए वाला सही है, मतलब ये पहले से ही अरेंज है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। प्रश्न आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। सिविल मैरिज एक्ट जो है, मतलब इसको कहा जाता था नेटिव मैरिज एक्ट, और सिविल मैरिज एक्ट मतलब नेटिव मैरिज एक्ट भी इसी का नाम है। तो इसकी जो डेट है वो 1872 की, याद रखिएगा डेट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1872 की है। सम्मति आयु अधिनियम यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट को अगर कहा जाए तो ये 1891 का है। और उसके बाद लास्ट वाला आप देख रहे हैं बाल विवाह निरोधक अधिनियम, तो ये 1978 का है। इस प्रकार से आता है, ये इनकी डेट है और इसमें इसको अरेंज करना था। तो सबसे बाद वाला कौन सा है? बाल विवाह निरोधक अधिनियम यानी द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है, जो कि सबसे लास्ट में आता है। अब यहाँ जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था ये काफ़ी विवाद का विषय बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो देशी लोग रहते हैं, खासतौर पे राष्ट्रवादी नेता, जिनसे कि ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी, वो भी इस अधिनियम का विरोध करते हैं। और यहाँ पर अंग्रेज सही रहते हैं, वो ये विवाह के बाद जो मतलब यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति होती है उसमें सिर्फ पति का वर्चस्व होता था। और इसी के चलते
जो पहले की लड़कियां होती थी उनका कम आयु में विवाह होता था, और एक बंगाली लड़की यहाँ पे मारी जाती है, और विवाह के बाद इस प्रकार का काम करना ये व्यभिचार की श्रेणी में नहीं आता था, इसे बलात्कार नहीं कहा जा सकता था। तो वो आदमी बच जाता था, अपनी पत्नी की जान ले लेता था और बच जाता था। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये सम्मति आयु अधिनियम जो है ये लागू किया जाता है। मतलब आयु को किसी भी तरह से बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। और यहाँ बाल गंगाधर तिलक जैसे जो राष्ट्रवादी रहते हैं वो भी बड़ा ही दकियानुसी रवैया दिखाते हैं। उनका ऐसा कहना था कि जो रजस्वला होने की उम्र होती है, मतलब पीरियड्स स्टार्ट होने की एज से पहले ही लड़की की शादी होनी चाहिए, ये तो अंग्रेज जो है वो अनर्थ कर रहे हैं, वो हमारी सभ्यता में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो यहाँ पर अंग्रेज सही थे और ये राष्ट्रवादी नेता गलत थे। तो यहाँ तक हमने देखा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला होगा। इसके बाद आगे चलते हैं 73वें प्रश्न को। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि जेईडी बेथुन, इनके संबंध में आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट हैं, और पहले वाले में बोला गया कि ही हैड फाउंडेड द बेथुन स्कूल, इन्होंने बेथुन स्कूल की स्थापना की। वे 1849 में कलकत्ता में काउंसिल ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष रह चुके थे, और 1819 में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना इन्होंने की। अब आप बताइए कि इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है। इसमें आप देख रहे हैं, और 73वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि यहाँ पे जो पहला और दूसरा है वो सही है, लेकिन जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। मतलब बेथुन स्कूल की स्थापना बेथुन के द्वारा ही की गई थी, और 1849 में कलकत्ता में काउंसिल ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष भी चुने गए थे। तो ऊपर वाला दोनों परफेक्ट है। तीसरे वाले में क्या समस्या है, 1819 में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा जो है उसकी स्थापना ईसाई मिशनरियों के द्वारा की गई थी। ये जो है ये बेथुन के द्वारा स्टैब्लिश नहीं किया गया था, बल्कि जो ईसाई मिशनरियां थी उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। तो तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू ईयर 1916, इसमें से कौन सा 1916 से संबंध रखता है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन, या इंडिया वुमेन यूनिवर्सिटी, मतलब इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी सेटअप बाई प्रोफेसर डी.के. कर्वे यानी धोंडू केशव कर्वे, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट होती है या वो खोला जाता है दिल्ली में। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सी जो घटनाएं हैं या स्टैब्लिशमेंट है वो 1916 की। प्रश्न संख्या 74 आप देख रहे हैं, इसका सी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा जो है वो 1916 का है, लेकिन चार्ल्स का वुड डिस्पैच अगर आप देखें तो ये 1854 का है। ये काफ़ी पहले का है, ये देखकर भी वैसे भी मालूम हो रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं, मतलब डी.के. कर्वे के द्वारा 1916 में ये जो भारतीय महिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की जाती है, और दिल्ली में लेडी हार्डिंग कॉलेज जो है मेडिकल कॉलेज वो स्टैब्लिश होता है, वो भी 1916 की ही तारीख। इसके बाद 75वें प्रश्न को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वाज एस्टैब्लिश इन 1927, द मद्रास कैप्चर्ड सालसेट एंड बसीन इन 17, माफ कीजिएगा, द मराठास कैप्चर सालसेट एंड बसीन इन 1739, मतलब 1739 की तारीख है उसमें मराठाओं के द्वारा सालसेट और बसीन वाला जो क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया जाता है। और उसके बाद ये कहा गया कि द शारदा एक्ट वाज पास्ड इन 1930, शारदा एक्ट के पास होने की जो तारीख है, आता कब है उस पर विचार कब होता है और वो पास कब होता है, क्रियान्वयन कब होता है, वो डेट अलग अलग है। तो वो डेट है यहाँ पे 1930। आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 3 अलग अलग तारीखें हैं और उसमें से आपको गलत का चुनाव करना है। तो इसे अगर देखा जाए तो इसका डी हो जाएगा, इसमें से कुछ भी गलत नहीं, जितने हैं वो सबके सब सही, और इसीलिए इसमें नॉन ऑफ दीज को हम चुनते हैं। नॉन ऑफ दीज को चुनने का मतलब यह है कि गलत कोई नहीं। शारदा अधिनियम का जो यहाँ पे पास होने की तारीख है वो 1930 है, और उसके बाद ये देश भर में लागू भी इसी के बाद ही होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, 76 को देख लेते हैं। तो 76 में ये बोला जा रहा है कि भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक कब और कहाँ आयोजित की गई थी। डेट आपको बतानी है, वेन्यू बताना है। तो 1910 इलाहाबाद, 1909 लखनऊ, 1910 बॉम्बे, 1909 इलाहाबाद, इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए 76 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि 1910 और इलाहाबाद की जो तारीख है ये सही है। आगे चलते हैं, मतलब सरला बाला देवी चौधरानी जो है उन्होंने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक का संचालन 1910 में किया था, ये पूरी बात है। इसके बाद 77 को आप देखिए, हु हैड फाउंडेड द लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, ये किसने फाउंड किया था वो आपको बताना है। और वेयर हैड द लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस हैड बीन फाउंडेड, मतलब कहाँ पर इसकी स्थापना होती है वो भी साथ में बताना है। तो यहाँ पे रमाबाई रानाडे का नाम और कलकत्ता वेन्यू दिया हुआ है। सरला देवी चौधरानी, सरला बाला देवी चौधरानी का पूरा नाम था, और अहमदाबाद का वेन्यू दिया है। रमाबाई रानाडे और बॉम्बे दिया है, और सरला देवी चौधरानी और मद्रास दिया है। आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 77 को अगर आप देखें तो इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि रमाबाई रानाडे और बॉम्बे, ये जो महिला सोशल कॉन्फ्रेंस है इसकी स्थापना रमाबाई रानाडे के द्वारा की गई थी, और कहाँ पर की गई थी तो बॉम्बे वाला जो वेन्यू है उस पर की गई थी। इसके बाद आगे चलते हैं, 78 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड प्ले अ वाइटल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया, मतलब भारत में जो महिला काउंसिल है उसकी स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। ये व्यक्तियों के नाम, मतलब महिलाओं के नाम दिए हैं। तो इसमें महारानी सुचारू देवी है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि
मेहरबाई टाटा का नाम आता है और ताराबाई प्रेमचंद है। इसमें से किसका नाम होगा? या फिर डी वाले में दिया है कि नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। लेकिन 78 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि ये मेहरबाई टाटा है, जिनके द्वारा ये उन्हीं के सौजन्य से या उन्हीं की भूमिका की वजह से हो पाता है। मतलब 1925 की डेट थी यहाँ पे 1925 की। भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद या अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की एक राष्ट्रीय शाखा जो है उसका गठन होता है और इसके गठन और उन्नति में इनका अभूतपूर्व योगदान था। इसके बाद आगे चलते हैं, 79 को देख लेते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू कार्नोलिया सोराब जी। ये पारसी थे, इनका नाम यहाँ देख रहे हैं आप, कार्नोलिया या कार्नेलिया सोराब जी। तो इनके बारे में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। ये महिला है पहली चीज, ठीक है। शी शब्द मतलब शी जो वर्ड है वो यही यहाँ इसीलिए यूज हुआ है। इसके बाद आप देखिए, उन्होंने भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक का संचालन किया था। वह भारत की पहली बैरिस्टर थी। इस प्रकार से दिया है, मतलब पहली बैरिस्टर नहीं थी, पहली लेडी बैरिस्टर थी, महिला बैरिस्टर थी। इस प्रकार से तो कार्नेलिया सोराब जी के बारे में या कॉर्नोलिया सोराब जी के बारे में इसमें से गलत कौन सा है? 79 को अगर आप देखें तो पहला दूसरा गलत है। पहला दूसरा ये दोनों गलत है यहाँ पे, सिर्फ तीसरा सही। लेकिन हमें गलत ही चाहिए था, तो जब गलत चाहिए था तो हम ए वाले को चुन लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये गलत क्यों है? भारत की ये पहली महिला बैरिस्टर थी तो बात सही है, लेकिन पंडिता रमाबाई सरस्वती जो है उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। यहाँ पर इनका नाम कार्नेलिया सोराब जी का उससे नहीं जुड़ा हुआ है। और सरला बाला देवी चौधरानी जो थी उन्होंने भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक का संचालन किया था। यह भी आपने पिछले क्वेश्चन में ही देखा है, ठीक है। तो इसमें ऊपर वाले दोनों गलत है, सिर्फ तीसरा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 80 को देख लीजिएगा। इसमें ये कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इट वॉज फाउंडेड बाई कमला देवी चट्टोपाध्याय इन 1927। इट्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन, यहाँ आप देख रहे हैं, फर्ग्यूसन कॉलेज बॉम्बे। बॉम्बे का जो फर्ग्यूसन कॉलेज था वहां पे इसकी पहली मीटिंग आयोजित की जाती है। और महारानी चिमनाबाई, यहाँ पे नाम देखिए कितना अच्छा दिया है, महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, सांगली की रानी साहिबा और सरोजनी नायडू। इसके अतिरिक्त मार्गरेट कजिन्स और लेडी दोराब टाटा या लेडी दोराब जी टाटा, इस प्रकार की जो महिलाएं थी वो इस संगठन में मुख्य संस्थापक सदस्यों में गिनी जाती थी। ये सब क्या है? ये फाउंडिंग मेंबर्स। तो आप ये बताइए कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन यानी जो ये ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस था, इसके बारे में इसमें से सही कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 80 को आप देख रहे हैं। और 80 को अगर आप देखें तो इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि इसमें कुछ भी सही नहीं, जितने के यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सब के सब गलत है। तो फिर सही क्या है? मार्गरेट कजिन्स ने 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन को स्थापित किया था। यहाँ पर कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम दिया है, इसलिए पहला वाला गलत है। उसके बाद आप देखें तो इसका जो पहला सम्मेलन है वो पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में स्थापित हुआ था या आयोजित किया गया था। यहाँ बंबई का वेन्यू देकर जो दूसरा वाला है उसको गलत कर दिया है। अब जरा तीसरे वाले को देखते हैं, ये क्यों गलत हुआ। तो इसका जो पहला सम्मेलन था वो यहाँ हेल्ड किया जाता है और महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, सांगली की रानी साहिबा, सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, यहाँ पे मार्गरेट कजिन्स का नाम दे रखा है, इसी वजह से ये गलत है। कमला देवी चट्टोपाध्याय और लेडी दोराब टाटा, ये लोग इसमें जो संस्थापक सदस्य हैं उसके तौर पे देखे जाते हैं। तो इसमें मार्गरेट कजिन्स का नाम देके तीसरे वाले को भी गलत कर दिया है और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। इसके बाद 81 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में ये कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हिंदू महिला का संपत्ति अधिकार अधिनियम यानी हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, ये 1937 का है। हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, ये 1954 का है। और स्पेशल मैरिज एक्ट, ये 1954 का है। इसमें से सही कौन सा है वो आपको चूज करना है। प्रश्न आपके सामने। और 81 जो है इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि ऑल ऑफ दीज, इसमें जितने हैं वो सब सही। तो डेट आप अच्छे से देख लीजिएगा, इनका क्रोनोलॉजी अरेंज करने के लिए या सीधा सीधा लिस्ट मैच करने के लिए भी आ सकता है। तो सी वाले को हम चुनते हैं। इसके बाद 82 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू ईयर ऑफ 1956, मतलब इसमें से कौन सा 1956 का जो वर्ष था उससे संबंधित है। तो हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षण अधिनियम यानी हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्जियनशिप एक्ट, इसके बाद हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और सप्रेशन ऑफ इमोरटल ट्रैफिक इन वुमेन एक्ट, मतलब महिलाओं के अवैध और नैतिक व्यापार का दमन अधिनियम। इस प्रकार से ये एक्ट दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि 1956 से जुड़ा हुआ इसमें से कौन सा है। और इसे अगर आप देखें तो पहला और दूसरा, मतलब 82 का पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है और इसीलिए हम ए का चयन करते हैं। यहाँ पर सही जो कथन है, मतलब 1956 से बिलोंग करने वाले जो है उनका चयन करना था, तो हम ए वाले का चयन करते हैं। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षक अधिनियम जो है ये 1956 का है। हिंदू दत्तक और प्रबंध अधिनियम यानी जो एडॉप्शन वाला काम है, मतलब एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस वाला, वो भी 1956 का है। लेकिन महिलाओं का अवैध व्यापार वाला ये 1958 का है। मतलब यहाँ अगर आप देखें तो जो दिया हुआ है द सप्रेशन ऑफ इमोरटल ट्रैफिकिंग इन वुमेन एक्ट, ये वाला जो है, तो ये 1958 का है अकेला, इसीलिए बाहर हो गया। बाकी दोनों इसमें शामिल है, तो हम लोग ए को चुनते हैं। इसके बाद 83 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज बीन पास्ड इन 1960, 1960 में इसमें से कौन सा अधिनियम पारित किया गया। तो ये मैटर्निटी
बेनिफिट एक्ट है यानी मातृत्व लाभ अधिनियम है, उसके अलावा कारखाना एक्ट यानी फैक्ट्री एक्ट है, डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट है, या नॉन ऑफ दीज है। इसमें से कौन सा 1960 में पारित किया जाता है वो आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो जितने भी हैं, मतलब मातृत्व लाभ अधिनियम वो 1961 का है, कारखाना अधिनियम को आप देखें तो 1948 का है, दहेज निषेध अधिनियम को आप देखें तो वो 1961 का है। तो इसमें से कोई भी जो है वो सही नहीं होता है और इसीलिए हम डी का चुनाव करते हैं, नॉन ऑफ दीज। इसमें से कोई भी 1960 का नहीं। 84 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू ईयर ऑफ 1766। आरकॉट का युद्ध है, वांडीवाश का युद्ध है, इलाहाबाद की संधि है। इसमें से 1766 से कौन सा विकल्प संबंध रखता है? तो इलाहाबाद की जो संधि है वो 1765 में होती है, वांडीवाश की लड़ाई 1760 में होती है, आरकाट का युद्ध जरा बताइए कब होता है? तो इसमें अगर देखा जाए तो कुछ भी जो है वो 1766 का नहीं होता है, मतलब इसमें कोई भी घटना ऐसी नहीं है जो कि 1766 की है और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं, नॉन ऑफ दीज। मतलब आरकाट का युद्ध होता है 1751 में, यहाँ जो इसकी डेट है वो 1751 की है, ये जो है ये 1760 की डेट का है और ये वाला जो है ये 1765 की डेट का है, मतलब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद इलाहाबाद का जो अकबर का किला है उसमें शाह आलम द्वितीय और जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके बीच में संधि होती है। तो यहाँ हमने देखा अवध का नवाब भी वहां पे मौजूद रहता है, ये बात। इसके बाद 85 को देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1890 कलकत्ता फिरोज शाह मेहता, 1891 नागपुर पी आनंद चार्लू, 1892 इलाहाबाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 1893 लाहौर दादा भाई नौरोजी। इसमें से कौन सा गलत है? 3 जो है वो सही है, 1 गलत है, कौन सा? तो इसमें अगर आप देखें तो सी वाला गलत है। इसका सी का मतलब ये हुआ कि 1892 जो वेन्यू दिया है इलाहाबाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये वाला गलत है। 1892 का ये तारीख थी, इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं बल्कि व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम यहाँ पर जुड़ता है, बाकी सभी सही। इसके बाद 86 को देखिए, चूज द ऑड एमंग फॉलोइंग, मतलब इसमें से आपको ऑड चुनना है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, जॉन लॉरेंस और लॉर्ड मेयो, ये सब वायसरायों के नाम दे रखे हैं। इसमें से ऑड कौन सा है? तो इसमें अगर आप ऑड चुनना चाहें, मतलब ये गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों ही रह चुके हैं। यहाँ कैनिंग की हैसियत अगर देखी जाए, मतलब इन सब में अलग कैसे करना है ये आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ हो सकता है कि आधार दिया हो कि वर्ष के आधार पे अलग कीजिए, या जो इनके क्रियाकलाप हैं उसके आधार पे अलग कीजिए, या नहीं भी दिया हो सकता है। तो यहाँ आप समझ लीजिए इसमें जो बाकी 3 विकल्प हैं वो एक जैसे हैं क्योंकि उनका काम सामान्य जैसा था। लेकिन कैनिंग का आप देखें तो ये पहले क्या था, लॉर्ड कैनिंग का समय ये 1857 के रिवॉल्ट के पहले भी था और बाद में भी रहता है, डलहौजी के बाद यही आता है। तो ये वायसराय बाद में बनता है और उससे पहले ये गवर्नर जनरल रह चुका था। तो ये दोनों पदों पर रहने वाला एकमात्र था, इसीलिए ये ऑड है और इसीलिए हम ए का चयन करते हैं। बाकी जो तीनों हैं यहाँ पर, जो तीनों आप देख रहे हैं वो सभी वायसराय की हैसियत से ही भारत में आते हैं। मतलब एल्गिन प्रथम जो है वो वायसराय बनकर आता है, वैसे ही लॉरेंस भी हैं और मेयो भी है। यहाँ हमने देखा तो कैनिंग इसमें ऑड है। इसके बाद 87 को आप देख रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई है, ट्रीटी ऑफ मद्रास है, बैटल ऑफ तेलीगांव है या तालेगांव इसको कहा जाता था। तो आप बताइए कि इसमें से कालानुक्रम किसका सही होगा? ABCD करके ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें दूसरा, तीसरा, पहला ये इसका सही क्रम है। ऐसे अरेंज करेंगे। मद्रास की जो संधि है वो अगर देखी जाए, मतलब मद्रास की जो ट्रीटी है वो 1769 की है, 1769 की है। तालेगांव या तालीगांव की जो संधि है, ये संधि तो बाद में होती है, पहले युद्ध होता है। तो जो तालेगांव का युद्ध है वो 1776 का है, ठीक है, 1776। और उसके बाद सालबाई की संधि ये 1782 की, ये इनकी डेट है। अब इसके हिसाब से आप बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 ट्रीटीज हैड बीन साइंड इन 18th सेंचुरी। इसमें से कौन सी 2 संधियां 18वीं शताब्दी में साइन की गई थी? यहाँ मंगलोर की संधि है, एक्सला चैपल की संधि है और राजापुर घाट की संधि है। कौन सी बताइए? तो 88 को अगर आप देखें तो इसका ए हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा। पहला और दूसरा इसमें 18वीं शताब्दी में साइन किया जाता है। डेट के हिसाब से तय किया जाएगा तो 1784 और 1748 ये दोनों मंगलोर और एक्सला चैपल की संधि की तारीखें हैं। राजापुर घाट की जो संधि है वो 1806 की है, तो वो इससे बाहर हो जाएगी। वो 18वीं शताब्दी नहीं बल्कि 19वीं शताब्दी हो जाएगी। जो सन 1800 करके चलेगा वो 19वीं में जाएगा, जो 1900 करके चलेगा वो 20वीं में जाएगा, और जो 20 करके चलेगा जो अभी चल रहा है तो उसको हम लोग 21वीं सदी या शताब्दी मानेंगे। इस समय जो चल रही है वो 21वीं शताब्दी या 21वीं सदी। तो इसे हमने देखा। फिलहाल राजापुर घाट इसमें से अलग है, 1806 की उसकी डेट है, बाकी दोनों इसी में आएंगे। तो इसका जो ए वाला है वो सही होता है। 89 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में ये कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। वॉरेन हेस्टिंग्स का जो समय था उस समय रोहिल्ला वार होता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कॉर्नवालिस कोड आता है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का जो काम है वो होता है। लॉर्ड वेलेजली के समय में बसीन की संधि होती है। तो इसमें से रॉन्ग क्या है देखकर बताइए। और इसमें अगर आप देखें तो कॉर्नवालिस वाला तो सही है, लेकिन पहला और जो तीसरा वाला है उसमें समस्या हो सकती है, देखकर बताइए।
और इसे अगर देखा जाए 89 को, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं, जितने हैं वो सबके सब सही हैं। हाँ, डेट आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल पहले इसमें विकल्प चुन लेते हैं, नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज को चुनने का मतलब यह है कि इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं। मतलब इसमें जो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में रोहिल्ला युद्ध होता है वो 1774 में होता है, 1774 में। 1793 में कार्नवालिस कोड आता है, 93 की डेट है। और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त वाला जो काम है वो भी 1793 में ही स्थापित होता है या काम शुरू होता है। इसके बाद लॉर्ड वेलेजली को आप देखेंगे तो बेसिन की संधि जो है ये 1802 में होती है, उसी के समय में। तो ये डेट है इसकी। फिलहाल इसमें से जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होता है। 90 को देखिएगा, इसमें आपको विषम विकल्प की तलाश करनी है। तो पिंडारियों का दमन किया जाता है, बंबई प्रेसिडेंसी जो है वो स्टैब्लिश होती है, ट्रीटी ऑफ सिंधिया जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और थर्ड मराठा वार जो है वो दिखाई दे रहा है। इसमें ऑड क्या है, जितनी भी घटनाएं यहाँ पे या जितनी भी संधियों के नाम दे रखे हैं इसमें से कोई एक विषम है, और वो कौन सा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बाकी जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में होने वाली उसकी एक तरह से महत्वपूर्ण उपलब्धियां कही जा सकती हैं, या उसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं कही जा सकती हैं। लेकिन बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना ये उसके समय में नहीं होती। यहां अगर आप देखें, माफ कीजिएगा, इसमें जो लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल है उसमें अगर देखा जाए तो पिंडारियों का दमन जो है वो 1817-18 में होता है। सिंधिया के साथ ट्रीटी जो है वो 1817 में होती है। तृतीय मराठा युद्ध जो है वो 1817 से शुरू होता है लेकिन खत्म 1819 में होता है। मतलब बाकी जो घटनाएं आप देख रहे हैं वो 1817 की है, लेकिन जो बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना है वो भी इसी के कार्यकाल में होती है, और वो 1818 में होती है। शुरुआत उसकी या जो भी स्थापना की डेट है वो 1818 की। तो इस प्रकार से इसमें ऑड कौन सा है, ये सभी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में होने वाली एक साथ होने वाली घटनाएं हैं। इसमें से ऑड एकमात्र बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना है जो कि 1818 की। बाकी सभी 1817 में या तो स्टार्ट होते हैं या होते हैं। इसके बाद 91 को देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू एनेक्सेशन ऑफ स्टेट इनटू ब्रिटिश कंपनीज एम्पायर। एनेक्सेशन ऑफ मैसूर 1833, एनेक्सेशन ऑफ कुर्ग 1834, और उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ सेंट्रल चाचर या जो मध्य कछार है उसका विलय। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये 1836 में एनेक्स किया जाता है। आप ये बताइए कि इसमें से जो विलय है कौन सा गलत विकल्प है, जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी। और इसे अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि पहला और तीसरा इसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, जो दूसरा वाला है वो सही है। ठीक है, मतलब इसमें अगर देखा जाए तो ये ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने वाले जो क्षेत्र थे उसमें मैसूर का 1831 में होता है, यहाँ 1833 दे रखा है। कुर्ग का 1834 में होता है जो कि सही इसमें दिया हुआ है, और सेंट्रल चाचर या कछार वाला जो क्षेत्र है उसका 1834 में होता है, यहाँ 36 दिया हुआ है। तो इसमें पहला और तीसरा गलत है। इसके बाद 92 को देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू रीजन ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल से जुड़े हुए यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हैं, उसमें से आपको सही विकल्प की तलाश करनी है। तो रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि होती है, सती प्रथा का उन्मूलन होता है, ठगी प्रथा को सप्रेस किया जाता है। इसके बाद 1835 में शिक्षा संबंधी जो प्रपोजल है वो आता है, शिक्षा का रिफॉर्म होता है, मतलब एजुकेशनल रिफॉर्म होता है। इंग्लिश एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब इसे मीडियम के तौर पे इस्तेमाल करने की बात की जाती है। तो ये सब बातें हैं। अब आप बताइए कि विलियम बेंटिंग के टाइम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। 92 में आप देख रहे हैं कि सभी कुछ तो होता है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो विलियम बेंटिंग के समय में होती है, सुधारवादी काम होते हैं, और इसमें हम देखते हैं डी वाले को। इसके बाद आगे चलते हैं, 93 को देखते हैं। यहाँ सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो लॉर्ड ऑकलैंड है, उसके समय में 4th मैसूर वार है। लॉर्ड वेलेजली के समय में भरतपुर का अधिग्रहण दे रखा है। एमहर्स्ट के समय में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और पहला आंग्ल सिख युद्ध जो है वो हार्डिंग प्रथम के समय में होता है। 3 गलत है, कोई एक सही है, और वो सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका जो गलत ऑप्शन है ये आप 93 देख रहे हैं, डी वाला हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में ये जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार दे रखा है यही एकमात्र इसमें करेक्ट, बाकी जितने हैं वो गलत। मतलब लॉर्ड वेलेजली के समय में 4था मैसूर युद्ध होता है, ये जो 4था मैसूर युद्ध है वो इसके समय में होता है। लॉर्ड ऑकलैंड की अगर बात की जाए तो उसके समय में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और एमहर्स्ट के समय में भरतपुर का अधिग्रहण किया जाता है, और वो डेट है 1826 की। ये वाला पूरा काम है, सिर्फ ये डी वाला सही था। मतलब लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में 1845-46 का जो टाइम था, पहला आंग्ल सिख युद्ध छिड़ जाता है। इसके बाद 94 को देखते हैं। 94 में ये कहा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन ईयर ऑफ एनेक्सेशन, और ये डलहौजी की जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की नीति थी उसके तहत विलय किए जाने वाले राज्य हैं। तो इसको आपको अवरोही क्रम में अधिग्रहण के वर्ष के आधार पर अरेंज करना है। जैतपुर है, अवध है, नागपुर है और उदयपुर है। अरेंज करके देखिए। अवरोही क्रम का मतलब यह है कि बाद वाला जो सबसे अधिग्रहण हुआ है उसको सबसे पहले रखेंगे। तो आप जानते हैं कि सबसे लास्ट में 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर, यानी मेल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाकर डलहौजी जो है वो अवध का विलय करता है, और वहाँ के जो अंतिम नवाब रहते हैं वाजिद अली शाह,
उनको यहाँ से रवाना कर दिया जाता है। तो इसमें अवध वाला पहले हो जाएगा यानी दूसरा, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो विकल्प है इसमें इतनी चालाकी से सेट किया गया है, दूसरा वाला सबसे पहले मौजूद है सभी में, तो ये एलिमिनेशन का माध्यम नहीं बन सकता। अब जो बचे हुए 3 है उस पर आपको विचार करना पड़ेगा। तो 94 को अगर आप देखें तो इसका ए ही सही है, ऊपर वाला, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, इसको इस क्रम में अरेंज करेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें देख लीजिए जो लॉर्ड डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत था यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिद्धांत था, उसके अंतर्गत जो हड़पे गए राज्य थे उसमें अगर आप देखें तो सतारा का सबसे पहले विलय होता है 1848 में। जैतपुर और संबलपुर ट्विंस जो रहते हैं ये 1849 में हड़प लिए जाते हैं। उसके बाद उदयपुर, झांसी, मतलब उदयपुर का 1852 में होता है, झांसी का 1853 में होता है, नागपुर का 1854 में होता है, और अंतिम जो विलय डलहौजी करता है वो अवध का करता है 1856 में। ये पूरा क्रम है, तो हमने ए वाले को चुना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। चूज ऑड एमंग द फॉलोइंग। डाकघर सुधार अधिनियम 1854, रेलवे माइन्यूट का जारी किया जाना या रेलवे मिनट का जारी किया जाना, ये वाला है। और लॉर्ड डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत नागपुर का अधिग्रहण और गंगा नहर को सक्रिय घोषित करना यानी डिक्लेयर्ड ओपन, ये सब बातें दी हुई है। इसमें से मतलब ये जो घटनाएं दी हैं इसमें से ऑड कौन सी है, मतलब बाकी तीनों से कोई एक अलग है और उसी को आपको चुनना है। तो इसमें डेट वाइज अगर देखा जाए तो सिर्फ एक जो है वो अलग है, बाकी सब जो है वो एक जैसी है। मतलब ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान, माफ कीजिएगा, इसमें जो रेलवे मिनट है उसकी अगर बात की जाए तो ये 1853 का है। यहाँ जो बाकी चीजें हैं, मतलब डाकघर सुधार अधिनियम और लॉर्ड डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत नागपुर का अधिग्रहण और गंगा नहर को सक्रिय घोषित किया जाना है, ये सब 1854 का है। लेकिन रेलवे मिनट या रेलवे माइन्यूट का जारी किया जाना ये 1853 का है। इस प्रकार से हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। नीचे वाला आप देख रहे हैं कि विषम विकल्प का आपको चयन करना है। तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना, कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और राज्यों में रेलवे जो व्यवस्था है या यहाँ पे सिस्टम होता है उसका शुभारंभ करना। इस प्रकार से ये बातें कही गई। इसमें से ऑड कौन सा है ये आपको चुनना है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये सारी घटनाएं जो है वो लॉर्ड मेयो के समय की है। केवल एकमात्र जो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात की जा रही है वो डफरिन के समय में होती है 1885 में। बाकी जो सांख्यिकी सर्वेक्षण है और वाणिज्य विभाग है, इसके अलावा रेलवे व्यवस्था की राज्यवार शुरुआत करना, ये सब मेयो के टाइम में होता है। तो इसमें अलग कौन सा है, सी वाला। इसके बाद 97 को देखते हैं। यहाँ भी आपको ऑड ही चूज करना है, लेकिन कैसे, तो अधिनियमों के पारित होने का जो वर्ष है उसके आधार पे। रिपेल ऑफ वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशनल कमिश्नर अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर विलियम हंटर और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है वो भी दी हुई है। तो आप बताइए कि ये जो डेट है, मतलब ये जो जितने भी अधिनियम या नियम कायदे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी डेट के आधार पर इसमें सबसे अलग कौन सा है। 97 को आपने देखा और 97 का डी हो जाएगा। इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो इसमें सबसे ऑड है और बाकी सब एक जैसे। मतलब रिपेल ऑफ वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो 1882 का है। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये 1882 का है। अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमिश्नर अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर विलियम हंटर ये भी 1882 का है। लेकिन इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आप जानते हैं कि ये 1883 84 की। इस प्रकार से इसकी डेट। आगे चलते हैं, मतलब इनकी जो डेट है वो अलग है इल्बर्ट बिल विवाद की और बाकी की एक जैसी है, इसीलिए ये ऑड है। 98 को देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिलेटेड टू रीजन ऑफ लॉर्ड लिटन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ फेमाइन कमीशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रिचर्ड स्ट्रैची, मतलब रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में जो फेमाइन कमीशन यानी अकाल आयोग है उसकी स्थापना 1878 में होती। और रॉयल टाइटल एक्ट जो है ये 1878 का है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 का है और आर्म्स एक्ट जो है वो भी 1878 का है। इसमें से कौन सा लिटन के शासनकाल के बारे में सही विकल्प नहीं, 4 अलग अलग दिए हुए हैं। और 98 को अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 98 को आप देख रहे हैं बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि जो टाइटल एक्ट है, मतलब रॉयल टाइटल एक्ट है 1878 वाला, ये इसमें गलत है। मतलब अगर बात की जाए इसमें ध्यान से देख लीजिए, ये 1878 की अगर बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ फेमाइन कमीशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रिचर्ड, मतलब रिचर्ड की अध्यक्षता में जो फेमाइन कमीशन है इसका गठन किया जाता है 1878 में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का भी 1878 है और आर्म्स एक्ट का भी 1878 है। लेकिन टाइटल एक्ट जो है वो इनसे पहले का है, वो 1876 का है। 1876 की डेट है और वो इनसे अलग है। इसके बाद 99 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड मिंटो सेकंड के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स रिजर्वेशन एक्ट है, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट है, इसके अलावा यंग हस्बैंड मिशन टू तिब्बत है और अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन है। आप ये बताइए कि लॉर्ड मिंटो के शासनकाल से इसमें से कौन से जुड़ा हुआ है, मतलब कौन सा जुड़ा हुआ है, इसे आप देख रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें जितनी भी घटनाएं हैं 99 की, और 99 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा, देखकर बताइए।
इसमें से कोई भी सही नहीं होगा। ये जितनी भी घटनाएं हैं ये सब कर्जन के समय की है, ना कि मिंटो के समय की। आप देख रहे हैं कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम है, ये 1904 का है। इसके अलावा मतलब बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये आधार बनता है। इसके अलावा कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट है, ये भी 1899 कर्जन के समय का है। तिब्बत से जुड़ा हुआ यंग हस्बैंड मिशन था, वो भी यहाँ कर्जन के ही टाइम का है। और विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की जाती है 1902 में। ये वाला भी जो काम है ये कर्जन के समय का ही है। मतलब यहाँ पे शिक्षा क्षेत्र में सुधार करना इसका उद्देश्य नहीं था। ये विश्वविद्यालयों में जो क्रांतिकारी दस्ते तैयार हो रहे थे, खासतौर पे कलकत्ता क्षेत्र में, उस पर अंकुश लगाना चाहता था। तो ये सारी घटनाएं ये कर्जन के जमाने की है, ना कि मिंटो के जमाने की, इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन ईयर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है वर्ष को आधार बना के। तो माउंट टेग्यू की अगस्त घोषणा है, इसके अलावा साबरमती आश्रम की स्थापना है, और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु है। इसको जरा अरेंज करके देखिए कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में, और इसमें आपको अवरोही क्रम में अरेंज करना है। मतलब जो सबसे बाद वाली घटना है उसको सबसे पहले रखना है। तो माउंट टेग्यू की जो अगस्त घोषणा है ये 1917 में होती है। इसकी डेट आप पहले देख लीजिए, 1917। ठीक, उसके बाद आप साबरमती आश्रम की स्थापना को देखेंगे तो 1916 में होती है। बाद में हालांकि ये साबरमती में शिफ्ट होता है, पहले ये अहमदाबाद में रहता है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला रहता है उसी दिन हो जाती है। मतलब 1 अगस्त 1920 को ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार की पूरी इसमें तारीख। अब इसके आधार पे जब अरेंज कीजिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी तीसरा, पहला और दूसरा, ये इसका सही क्रम है। तो यहाँ तक हमने 100 MCQs जो हिस्ट्री के थे, मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के थे, उन्हें कंप्लीट किया है। ऐसे ही मॉक टेस्ट आपको लगातार मिलते रहेंगे और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।